हॉस्पिटल्स के अंदर डाइटिशियंस हैं, उनका एक बहुत बड़ा मसला, उनके पास बूढ़े लोग आते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट, वो उनको बोलते हैं अंकल आप दूध नहीं पी सकते। अंकल बोलते हैं दूध को बुरा बोल रहे हो यार, रोटी को, ग्लूटेन को बुरा, मतलब उनको बीमारी है, हर रोज दूध पी के हॉस्पिटल आते हैं पेट का दर्द लेके, और उनको अगर वो बच्चा समझाता है बोलते हैं नहीं ये कैसे तुम बोल सकते हो। और आप जब भी देखो जो कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं खास तौर पे उनके जो मेडिकल के बिल्स होते हैं, तो नाउ दे आर कमिंग टू टर्म्स विद द फैक्ट कि यार प्रिवेंटिव केयर इज द नेम ऑफ द गेम। वेट तो एक बाय प्रोडक्ट है, खुद ही जाएगा। हाँ ऐसे वेट लॉस इज नॉट अ बिग थिंग, लोगों को लगता है बस वेट लॉस ही मेन। या दिस बड़ी खूबसूरत बात है, इतनी- सबसे आसान चीज़ है वेट Yes. लॉस। एक कॉमन 9 to 5 प्रोफेशनल के लिए मसल मेरे ख्याल से बॉडी बिल्डर से ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने कुछ कंसल्टेंसीज फ्री की थी जस्ट फॉर चेक के हम कितने देख सकते हैं। हमारे पास 42 फीमेल्स आई और उनमें से 38 पीसीओज थी। 38, जस्ट इमेजिन। उनको पता ही नहीं है उनके हार्मोन्स के बारे में, जब टेस्ट कराने जा रहे हैं तो पीसीओज आ रहा है। दैट्स बिकॉज ऑफ द फास्ट फूड इंडस्ट्री। अच्छा मुझे ये बताओ कि हार्ट हेल्थ पे ज़्यादा बात होती है, डायबिटीज़ पे बात होती है, लेकिन जब भी हार्ट हेल्थ की बात आती है ना तो हम कार्डियो को कंबाइन कर देते हैं। आपकी बॉडी प्रोटीन के लिए सिग्नल नहीं देती, आपकी बॉडी ब्लड शुगर डाउन करती है। जब ब्लड शुगर डाउन होता है यू नीड क्रेविंग फॉर कार्ब्स। आप कोई ऐसी चीज खाते हो लाइक राइस या कोई ऐसी मीठी चीजें खाना शुरू हो जाते हो जो फॉरन स्पाइक दे। उसके अंदर से 1 ग्राम प्रोटीन 2 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। लेकिन सिलसिला सारा ये है कि बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट इज किलिंग द नॉर्मल पीपल। वो अलग चीज़ है, उसके लिए बिल्कुल यही वाली बात है कि आप अपने शारा फैसल पे गाड़ी की रेस कर रहे हैं और एक Yes, F1 रेस कर रहे हैं, literally. क्योंकि जब बंदा F1 की रेस करने जाता है वेवर साइन होता है बाकायदा, उसको पता होता है कि मैं मर सकता हूँ। Yes. अस्सलाम वालेकुम रब नवाज, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली वी आर मीटिंग आफ्टर Finally. आफ्टर कैंसलिंग दिस एंड पोस्टपोनिंग दिस Yes. फॉर आई थिंक 4 to 5 टाइम्स। Yes, around 4 to 5 क्योंकि times. बिजी आदमी आप और मैं भी आप भी कम busy. टोपी नहीं हूँ, आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। तो चलो फाइनली, अच्छा आई जस्ट वांटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड फॉर मेनी रीजंस। सबसे मेन रीज़न उसका ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे अच्छे एथलीट जिनको मैंने देखा, ठीक है, उनको तुम्हारा नाम लेते हुए देखा कि यार द गोट ट्रेनर, ठीक है, फिर आई बिन ऑब्जर्विंग यू एज वेल, IFBB प्रो और ये सारी चीज़ें। तो जहाँ मेरी एक्सपर्टीज़ ओवरलैप होती हैं वो ये है कि यू एक्चुअली ट्रेन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, बिजी प्रोफेशनल्स एज वेल, हाउस होल्ड्स एज वेल, एंड यू टॉक टू देम इन देयर वेरी लैंग्वेज। Yes. तुम एकदम नीचे आ जाते हो Yes, और जब exactly. टेक्निकल पे जाते हो तो फिर उस लेवल पे खेल रहे होते हो। सो दिस इज़ समथिंग दैट इंट्रीग्स मी अबाउट यू कि यार ये बंदा बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में लड़के तैयार करने वाली बॉडी बिल्डिंग भी कराता Yes. है और ये बेसिकली हाउस होल्ड्स की वेलनेस की भी बात कर रहा होता है, सही है। एंड यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 15 to 20 years, आई थिंक 10 years. 10 years। इट्स ग्रेट, कम से कम डेकेड है हमारा, Yes. सही है। तो मैं बेसिकली सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या कॉमनैलिटीज़ हैं, ठीक है, ख़ास और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में और हमारी जो फंक्शनल फिटनेस होती है नॉर्मल बंदे की, क्योंकि मेरे नज़दीक तो कॉमनैलिटी सबसे पहले मसल बिल्डिंग एंड मसल मेंटेनेंस। Yes. एक कॉमन 9 to 5 प्रोफेशनल के लिए मसल मेरे ख्याल से बॉडी बिल्डर से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो तो Yes. फिर भी एस्थेटिक्स के लिए बना रहा है, शायद Yes. बाद में मसला नहीं है उसको, लेकिन इस बंदे को फंक्शनैलिटी के लिए हमेशा के लिए चाहिए। सो व्हाट आर दी, इंक्लूडिंग दिस, व्हाट आर दी अदर कॉमनैलिटीज़? सबसे मेन बेसिक कॉमन जो एलिमेंट है इट्स इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो हमारे एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। एक पेंडेमिक है, हर Pre-diabetic 40 हो रहा है साल हर बाद जगह, के बाद हाँ। वो 60% हमारे लोग डायबिटिक है या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, दोनों लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो ये तो बहुत कॉमन है, लाइक इंसुलिन सेंसिटिविटी, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो एक आम बंदा हो, चाहे स्पेशली हाउस वाइफ, और इंसुलिन के इशूज़ लाइक PCOS। अभी हमने कुछ कंसल्टेंसीज फ्री की थी जस्ट फॉर चेक के हम कितने देख सकते हैं। हमारे पास 42 फीमेल्स आई और उनमें से 38 PCOS थी। 38, जस्ट इमेजिन। हाँ, बहुत और ठंडा। आपको दुबली दुबली लड़कियां दिखेंगी, उनको पता ही नहीं है उनके हार्मोन्स के बारे में, जब टेस्ट कराने जा रहे हैं तो PCOS आ रहा है। दैट्स बिकॉज ऑफ द फास्ट फूड इंडस्ट्री जो बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसे है। बहुत कॉमन हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी कॉमन चीज़ है। गट हेल्थ सबकी बर्बाद है हमारे यहाँ। एक एथलीट को IBS पता ही नहीं बहुत है। प्रॉब्लम है, वेरी IBS कॉमन, इतना इट्स इतना वेरी कॉमन कॉमन। है, हम लोगों को प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक का पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। तो ये एथलीट्स के साथ भी मसला है, और ये मसला हमारा नॉर्मल एक हाउस वाइफ के साथ भी है, एक नॉर्मल घर उसके साथ भी है, जिसकी वजह से हम शाम को चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, हमारे सर में दर्द हो रहा है, उनको समझ नहीं आता गट बैक्टीरिया कितना इंपॉर्टेंट है फॉर योर ब्रेन हेल्थ। 90% जो आपका ब्रेन है इट्स बैक्टीरियल सेल। इट्स अ सेकंड ब्रेन एक्चुअली। यस, तो जब तक आप गट बैक्टीरिया फीड नहीं करोगे, आपका ना काम में दिल लगेगा, ना आप काम अच्छा कर सकते हो, ना आपके हार्मोन्स अच्छे रिलीज होंगे, जो हैप्पी हार्मोन्स है नहीं काम कर सकते आप। योर सेरोटोनिन डाउन, फिर आप डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। ये मसला मैंने सब में देखा है, बहुत कॉमन देखा है, और इट्स बिकॉज ऑफ फूड, जैसा कॉमन फूड। ये हमारे कॉमन सबसे बड़ा मसला है।
बड़ी खूबसूरत बात की, मतलब नब्स पकड़ी है डायरेक्ट। यस असल में चीज़ ही यही है, मैं लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ कि दो चीज़ें बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, जिनके बारे में स्टडीज़ भी चल रही हैं, जो मैंने नोट किया है। एक बुक है द डीप न्यूट्रिशन, उसमें पढ़ा था कि एक होता है जेनेटिक्स, एक होता है एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक्स की जितनी रिसर्चेज हैं वो साबित कर चुकी हैं कि भाई ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। यस ठीक है, आपका ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये आपकी हरकतों की वजह से हो रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये, yes. कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, ऑटो इम्यून नहीं है जिस तरह टाइप 1 होती है। Yes. इसी तरह जो दूसरी चीज़ है वो है गट बैक्टीरिया, गट हेल्थ। आसमान में इतने सितारे नहीं जितना बैक्टीरिया आपके मैदे में है। yes. तो वी आर टॉकिंग अबाउट जिलियंस ऑफ पीपल आउट Yes. देयर इन आवर स्टमक। Yes. और लीकी गट सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें मैं बड़ी Very इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ रहा था कि यार जब उनको सही तमीज़ का खाना नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, तो वो आपके गट की लाइनिंग को खाना शुरू कर देते हैं, Yes, विच लीड्स सबसे टू बड़ा लीकी गट मसला। सिंड्रोम। Yes. तो फाइबर नहीं है, प्रोसेस फूड है। और माइक स्ट्राइटल ने कहा था, एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, उसने कहा था कि यार हमें ग्लट में फूड अवेलेबल है, बहुत चीप अवेलेबल है, Yes. और उसमें कार्ब्स के ऑप्शंस हैं, और कन्वीनियंस इतनी है कि हमें कोई तमीज़ का फूड मिले ना मिले, ये फूड ज़रूर मिल जाएगा। Yes. तो ये 4-5 एलिमेंट्स जो है ना, ये हमें बर्बाद कर रहे हैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फूड। Yes. Normally हमारे यहाँ ना कल्चर के अंदर, मेरी टीचर थी न्यूट्रिशन की, डॉक्टर डोमिनिका डायर। ओके, इज़ लाइक इंटरनेशनल पैनल के अंदर भी है न्यूट्रिशन, लाइक टॉप हॉलीवुड स्टार्स की सबको देखती हैं। उन्होंने रिसर्च किया था हमारे एशियन पे, वो पहली दफ़ा आई थी थाईलैंड में, तो उन्होंने रिसर्च किया था हमारे इंडस्ट्री पे। तो हमारी कुछ चीज़ों को ना बहुत कॉमन किया हुआ है, लाइक ये हेल्दी है खाते चले जाओ, लाइक फ्रूट्स हेल्दी है खाते चले जाओ। उन्होंने रिसर्च किया था स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट फ्रॉम, पहले ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे हम फ्रूट्स। तो यहाँ के जो ज़मींदार थे बड़े बड़े, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने जो हमारे हकीम टाइप के लोग थे उनके Narrative साथ develop मार्केटिंग करवाया। की थी, उसको फैलाया था, ये बहुत हेल्दी है, नेचुरल है, खाओ। जबकि हमें पता है फ्रूट 90% फ्रूट्स इट्स नॉट ना, ये वाइल्ड फ्रूट्स नहीं है, ये हमने बनाए हैं। आम नहीं था पहले, हमने बनाया है। अब उस चक्कर में हम इतना खा जाते हैं। और नॉर्मली मैं लोगों को समझाता हूँ, इजी तरीका यह है, जब आप जहाज़ में जाते हो, जो आपको एक सर्विंग मिलती है ना, वो एक 200 पाउंड्स के बंदे की फ्रूट की पर डे की सर्विंग है, आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो गए। 100 ग्राम मैंगो में आप 70-75 mg ऑफ विटामिन सी पूरा कर लेते हो, जितना हम चखने में रोड से लेते हुए ले लेते हैं। तो और 100 ग्राम बहुत छोटी सर्विंग होती है, मतलब 1 kg में सिर्फ 3 आम आते हैं। तो आप सोचो कितना आप ज़्यादा खा जाते हो। तो यहाँ से ज़्यादा हमारा मसला शुरू होता है कि हर चीज़ को ना ओवर हेल्दी, ज़बरदस्ती का हेल्दी बोल बोल के। अब मेरे जो कोलीग्स हैं, जो उस हॉस्पिटल्स के अंदर डाइटिशियंस हैं, उनका एक बहुत बड़ा मसला, उनके पास बूढ़े लोग आते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट, वो उनको बोलते हैं अंकल आप दूध नहीं पी सकते। अंकल बोलते हैं आप दूध को बुरा बोल रहे हो यार, रोटी को, ग्लूटेन को बुरा, मतलब उनको बीमारी है, हर रोज़ दूध पी के हॉस्पिटल आते हैं पेट का दर्द लेके, और उनको अगर वो बच्चा समझाता है, बोलते नहीं ये कैसे तुम बोल सकते हो, दूध को कैसे बुरा बोल। कल्चरल प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके अगेंस्ट चले जाते हैं। बोलते हैं कि मैंने यार ऐसे देखा है, फॉर एग्जांपल मैं अक्सर मैं कभी ना सोशल इश्यूज़ की ज़्यादा बात करता हूँ, तो मैं कभी जॉइंट फैमिली सिस्टम की बातें भी कर रहा होता हूँ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने अपने घर में कोई कल्चर किया कि भाई ये फ्रूट जूसेस नहीं चाहिए घर में, मैंने खुद एक कंपनी के साथ मल्टीनेशनल के साथ काम किया, मैं जानता हूँ उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं। ठीक है, एक ख़ास हद तक 12 साल से कम बच्चों के लिए वो फ्रूट जूसेस अलाउ नहीं है, क्योंकि कार्सिनोजेनिक लेवल तक उसमें शुगर है। लेकिन हमारे घरों में पिलाया जाता है, जबकि उनके अगर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस भी देखो, कतरीना कैफ यूज़ हुई है, अली ज़फ़र यूज़ हुआ है, कोई भी बच्चा यूज़ नहीं हुआ हुआ, उनके IMCs अलाइंड हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चा पी रहा है वो। सही है। और अगर फॉर एग्जाम्पल बंदा बोलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ या कोई दोस्त वगैरह कि भाई ये चीज़ अनहेल्दी है, तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं सही है, कोई मसला नहीं है। मैंने ये तक देखा है डॉक्टर ने मना कर दिया, बोलते हैं यार डॉक्टर को क्या पता, हमारे घर में फ्रूट जूस पी रहा है। दूसरी चीज़ मैंगो शेक, हमारे यहाँ आम एज अ डिज़र्ट खाया जाता है। सही है। और दूसरी, अगर मैं देखा हमेशा बोलता हूँ कि यार जूस ना किसी एक फ्रूट सर्विंग से नहीं बन सकता। आम का जूस एक आम से नहीं बनेगा। आम का शेक में 3-4 आम डलेंगे। एक तो आपने उसका एक तो फाइबर भी आपने कट कर दिया, ऊपर से ग्लट करके वो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, आपने कैलोरीज भी हाई कर दी, हाँ शुगर निकाल के पी ली। तो ये कितना बड़ा मसला है, और एक कल्चरली बहुत बड़ा मसला है। और ग्लूटेन का, रोटी चावल छोड़ दो, एक तो 2 एक्सट्रीम्स हैं, रोटी चावल छोड़ दो या बिल्कुल नहीं छोड़ो। एक सबसे बड़ा मसला ये है, मैं नॉर्मल लोगों के लिए बता रहा हूँ। अब मेरा एक दोस्त है, उसके बच्चे हैं, उसको हम मतलब एक शुरू से हमारे साथ है, एथलीट भी है, अ बैरिस्टर, बट वो प्रोफेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर भी है, जस्ट फॉर पैशन। तो उसने अपने बच्चों को शुरू से शुगर नहीं दी, बाहर के फूड नहीं दिए, क्योंकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बच्चे अगर आप अभी भी मिलोगे जाके उनसे, दे आर वेरी हेल्दी, वेरी एक्टिव। और अब वो शुगर इज़ अ ड्रग, वो एडिक्ट नहीं है।
जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप को तंग नहीं करते। ये जो चिड़चिड़ापन होता है और हम लोग फ़ोन आगे रख देते हैं बच्चों के आगे कि डोपामीन के थ्रू उसको कवर कर दें, तो वो फिर उनमें भी चिड़चिड़ापन और क्विक बढ़ फिक्स जाता है वो, बिल्कुल ऐसे ही। तो और ये जस्ट बिकॉज ऑफ शुगर है। आपने एक ड्रग पे लगाया है बच्चे को, अब जिस तरह एक ड्रग एडिक्ट को ड्रग नहीं मिलता तो आपका घर को सर पे उठा लेता है। ऐसे ही। तो आपको बचपन से उसको उन चीज़ों से रोकना है। अब मसला ये है कि मैं कुछ चीज़ों के नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। आप कार्ब्स, सेरिलैक के नाम पे, इसके नाम पे आप कार्ब्स, वो तो उनकी मार्केटिंग है। आप खिलाते चले जा रहे हो जबकि उसको नीड नहीं है। उसको जो नीड है रॉ फूड की, उसको प्रोटीन दो और फैट्स दो। अभी उसकी ग्रोथ में उस चीज़ की उसको ज़रूरत है। आप मीठी 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 चीज़ें खिलाते चले जा रहे हो, खिलाते चले जा रहे हो उस बच्चे को जिसके भी इंजाइम्स भी नहीं है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के, और उसको फिर पेट ख़राब होता है, उसका गट बैक्टीरिया बच्चे का ख़राब होता है, पूरा दिन रोता रहता है। आप बोलते हो इसकी तबीयत ख़राब है, फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो, फिर उसको ड्रिप्स लगवाते हो, उस बच्चे पे जुल्म कर रहे होते हो टेक्निकली। वो बेहतर है कि आप उसको थोड़ा सा समझाओ, उससे डिस्कस करो कि देखो आराम से बगैर रो मुझसे बात करो, तुम्हें क्या उसके हेल्दी अल्टरनेटिव्स बनाओ। आप घर पे बहुत सारी चीज़ें अब तो बना सकते हो, गूगल आपके पास है, चैट जीपीटी के आपके पास है, आप ऐसी ऐसी रेसिपीज़ बना सकते हो, बच्चा खुश हो सकता है अच्छा खाना खा के। लेकिन ये बहुत कॉमन मैं देख रहा हूँ अब तो, बहुत ज़्यादा जब से हम फ़ोन देना शुरू कर दिया खिलाते हुए, वो तो और चिड़चिड़े होने लग गए। खाते ही नहीं है बच्चा खाना बगैर फ़ोन देखे। हाँ, और ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, बहुत हमको गलत नहीं समझ practice आ है। रहा है ये क्या कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने नोट की कि एक तो जो ड्रग्स वाली बात की है वो बिल्कुल ठीक है, और दूसरा ये होता है कि आप जब मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बड़ा अजीब सा मुझे लगा था कि एक बच्चे को चॉकलेट्स रख रहे हैं, वो बाउंटी, मार्स वगैरह रखा, बहुत सारी चॉकलेट जेलीज रखी, तो उस बच्चे ने मना कर दी, एकदम से ब्रोकली रखी तो एकदम आंखें चमक गई उसकी, उसने ब्रोकली खाना शुरू कर दी। दिस शोज द प्रोग्रामिंग दैट यू कैन डू। यस, बच्चा एक कोरा कागज़ है, सही है। बिल्कुल। मैं जानता हूँ, ये मेरे घर की स्टोरी है। मैंने तकरीबन ना अपने एक ऐसे ही प्लान किया था कि यार मैं अपने बच्चे को ना चखने नहीं दूंगा, बोतल का मज़े लगने दूंगा, सॉफ्ट ड्रिंक का। सही है। लेकिन जाहिर है दादा दादी के एक प्यार होता है, सब कुछ हाँ, होता है, और हमने भी पिया, हमारे घर में कल्चर है। यस। मैंने ऐसे ही अगेंस्ट द ग्रेन जाके सोचा कि यार नहीं, मैं कल्चर के ख़िलाफ़ और ये करूँगा वो करूँगा। एक दफ़ा एक शादी में मैं इधर उधर हुआ तो दादा ने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक मेरे बच्चे को पिला दी, और मेरे ख्याल से वो 4 साल का था उस वक्त। यार आप यकीन करें, उसके बाद से आज तक वो शौकीन है। सही है। वो अभी भी ये होता है कि मेरे घर में अगर मैं नहीं पीता तो जाहिर है मैं अपने घर का कल्चर चेंज तो करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वो रेडीनेस है उस चीज़ को लेके। उस ज़माने में रेडीनेस नहीं थी, तो वो लगी कैसे। बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी कि एक बच्चा आइसक्रीम को रेजिस्ट कर रहा है, नहीं खानी क्योंकि उसको पता नहीं चीज़ क्या है, क्या लिटरली एकदम मुंह को लगा तो लहू मुंह को लग जाता है, ओ होए ये क्या चीज़ है। जैसे ब्राज़ील के बंदे को नहीं पता बिरयानी कैसी होती है। हाँ वो बिल्कुल, बगैर ऐसे ही। बिरयानी की ज़िंदगी गुजार रहा है तो आप भी गुजार सकते हो हाँ। इन चीज़ों के बगैर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है रमनवाज, इसमें चैलेंज ये है कि यू हैव टू गो अगेंस्ट द कल्चर, अगेंस्ट योर ओन पीपल, दैट यू कांट डू। इन एडिशन टू दैट, द बिग इन्वेस्टमेंट दैट इज गोइंग इनटू द एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, व्हाट कैन यू डू फॉर दैट? क्योंकि उसके लिए इसका मतलब है कि आपको एक जनरेशन ऐसी पालनी पड़ेगी जो उसके खिलाफ जाए। अवेयरनेस। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ अच्छी हो रही है, जब से सोशल मीडिया का दौर आया है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया साइड पे हुआ है, तो अब एटलीस्ट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जो हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने यूट्यूब के अंदर या अपने इंस्टाग्राम में उन चीज़ों के ऐड नहीं लगाते जो बहुत ज़्यादा लाइक अजीब व गरीब चीज़ें हों या हेल्थ के लिए गलत हों। वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत ज़रूर सोचते हैं कि नहीं यार ये बहुत ही मेरे मार्केट के अगेंस्ट, और पकड़ भी लिया जाता है उनको। हाँ, तो वो, और अगर करते हैं तो जो बाकी इन्फ्लुएंसर हैं वो बैठे हैं वीडियो बनाने उन पे कि यार ये तुमने क्या बात कर दी, तो उनको डर। तो इस चीज़ से बहुत चेंजेस आ रहे हैं आम लोगों में। मैंने बहुत लाइफ चेंज देखे। मेरे एक क्लाइंट की फैमिली है, पूरी ज़िंदगी गुजार दी, राइट नाउ दे आर इन 40-45। 1.5 साल पहले मेरे पास आए थे, लाइक दाढ़ी वाले मौलवी अंकल हैं, मोटा सा पेट था उनको। उनके ऑफिस, ही इज़ लाइक मिलीनियर गाय, बट उनके ऑफिस में एक दिन उनको बोल दिया सर मैं पकड़ के चढ़ा दूँ आपको सीढ़ियाँ, तो वो उनको हिट कर गया था। वो तब से जिम आना शुरू हुए, फिर वो मेरे साथ, राइट नाउ ही इज़ लाइक गोइंग फॉर प्रोफेशनल फिजिक इन देयर 45। और हर बंदा जिम में उनको बोला था भाई क्या कर रहे हो, लेकिन ही इज़ ऑन लाइक ऑन प्लान, ऑन डाइट करें। यार मैं तो इतना डिप्रेशन में रहता था, मेरी तो ज़िंदगी का मसला हल हो गया, मैं तो 40 साल ज़िंदगी की गुजार दिया, और अब वो कहते हैं यार मैं क्यों नहीं आया 18 साल में, मैंने ये काम क्यों नहीं किया। तो इन चीज़ों से जब तक ड्रग एडिक्ट होता है ना, जब उसको लग रहा हो तो यही ज़िंदगी है, जब वो उससे निकलता है और एक अच्छी फीलिंग आती है ना, तब उसको पता लगना शुरू होता है नहीं यार ये चीज़ें बहुत बेहतर हैं, इससे बहुत कुछ हो सकता है। मतलब हम पागल नहीं हैं, हमें मज़ा बहुत आ रहा है, लोग समझते हैं हम पागल हैं, लेकिन लिटरली हम उनसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं लाइफ को। उनको ये शायद चीज़ समझ नहीं आ रही, हम ये पागल लफ्ज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसी खुशी तो कोई वजह है, हमें जो मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। इसमें वो एक सदगुरु की बात मुझे याद आ गई, वो कह रहे हैं कि इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो क्या एंजॉय कर रहे हो, आप सेंस में नहीं हो।
असल मज़ा तो ये है कि आप सेंस में एंजॉय करो। तो जब आप जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, डोपामिन वो हिट हो रहा है, आपको लग रहा है। और मैं अक्सर देखो जो 9 to 5 प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, बहुत सारे मसले हैं हम लोगों की लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में भी, हमारी लाइफ, फैमिली से सब कुछ है। लेकिन ये एक वो टाइम है जहाँ पे यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, यू हैव कंट्रोल ओवर योर मूवमेंट्स कि यार मुझे ये करना है। फॉर एग्जाम्पल वॉल सिट्स अगर 10 सेकंड से बंदा 60 सेकंड कर लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यार आई फेल्ट इट इन माई क्वाड्स और ये सब कुछ है और अब मैं ऊपर नीचे चढ़ सकता हूँ। मैंने लोगों को बाकायदा देखा कि मोबिलिटी इतनी अच्छी हो गई कि वो एक दफ़ा किसी ने कहा कि यार फात भाई मज़ा आ गया यार, मैंने ना एक पैर पे खड़े होकर अपने दूसरे पैर के फीते बांध लिए। तो बहुत बड़ी बात थी। ये मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ है, मोबिलिटी, बैलेंस वगैरह बेहतर होना। अच्छा मुझे बताओ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है ना, जो मैं भी देखता हूँ, जिसको मैंने नैरेटिव भी डेवलप करना चाहा है, मेरा कंटेंट भी उसके अगेंस्ट जाता है। मैं रिसेंटली एक मुस्तफ़ा मिर्ज़ा वाला के साथ वर्कआउट वीडियो की, उसमें मैंने कहा कि मैं बॉडी बिल्डिंग के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि बॉडी बिल्डिंग से मेरी सारी इंस्पिरेशन आई है। आर्नल्ड को देख के तो हम बड़े हुए हैं, सही है। अभी भी अगर कोई बोलता है कि यार तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है, तो सीबम भी है और वो है एक ऑस्ट्रेलियन भी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, टेरी, हाँ रायन टेरी। मैंने कहा कि अगर कभी ज़िंदगी में बॉडी बनानी हो तो मैं रायन टेरी को सामने रख के बनाऊंगा, यार ऐसी बॉडी है, खूबसूरत बॉडी बिल्डर है। लेकिन सिलसिला सारा ये है कि बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट इज़ किलिंग द नॉर्मल पीपल, वो अलग चीज़ है। उसके लिए बिल्कुल यही वाली बात है कि आप अपने शारा फैसल पे गाड़ी की रेस कर रहे हैं और एक F1 रेस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब बंदा F1 की रेस करने जाता है वेवर साइन होता है बाकायदा, उसको पता होता है कि मैं मर सकता हूँ। शारा फैसल की रेस में आप देख लेते हैं यार कहाँ आ रहा है क्या, और कोई रूल्स नहीं है कि यार आपको फिनिश लाइन कुछ भी कर देगा, हाँ कुछ भी कर देगा। तो ये इस चीज़ को किस तरह एड्रेस करते हो? फॉर एग्जांपल अगर बंदा आता है, सबसे पहले वो बोलता है यार मुझे वेट्स नहीं उठाने, मैं ना बॉडी बिल्डिंग करने थोड़ी आया हूँ, मुझे सिर्फ पेट कम करना है और मुझे सिर्फ फिट रहना है, बट उसकी बेसिक ही मसल्स है। तो कैसे समझाते हो? उनका सबसे पहले उनको समझाने का तरीका ये होगा, अच्छा मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि अगर आपने अपनी हेल्थ चेक करनी है ना, तो सबसे पहले 3 चीज़ें कर ले बेसिक। नंबर 1, स्क्वाट पोजीशन में बैठ के देख लें बैठा जा रहा है आपसे, ये आपकी बेसिक ह्यूमन नेचुरल मूवमेंट है। बिल्कुल ऐसे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकंड के लिए एक स्प्रिंट मार के दिखा दें। यहाँ लोग अजीबोगरीब तरीके से भाग रहे होते हैं, अगर कभी मजबूरन भागना पड़ जाए, क्योंकि लोग भागना भूल चुके हैं। सही बात, बेसिक नेचुरल मूवमेंट, लोकोमोशन है बेसिक। तो उनको मैं ये चीज़ें समझाता हूँ, अगर आप ये चीज़ें कर पा रहे हैं आप फिट हैं, सही है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो जस्ट इमेजिन आपकी हेल्थ कहाँ जा रही है। अभी आप स्क्वाट पे नहीं बैठ पा रहे, कुछ दिन बाद आप ज़मीन पे नहीं बैठ पाओगे, कुछ दिन बाद आप फिर पक्के सोफे पे नहीं बैठ पाओगे, फिर आपको और सॉफ्ट चेयर चाहिए और चेयर चाहिए, और ये जाएगा बेड तक। और आप खुद सोच लो आपको बेड पे लेटे रहना है, घुटनों में दर्द बर्दाश्त करना है या इस चीज़ पे आना है। अब जब वो फिर इस चीज़ पे आते हैं, फिर मैं उनको समझाता हूँ अब आपकी बॉडी का काम हड्डियों का नहीं है, हड्डियाँ सिर्फ स्ट्रक्चर है, आपको मूवमेंट के लिए मसल्स चाहिए, फिर आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा मसल्स को। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे यहाँ मसला ये हुआ है, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग से भी बड़ा रिलेट करता हूँ, हमारे यहाँ मसला ये हुआ है बॉडी बिल्डिंग को है ना, सॉरी फॉर दैट, बॉडी बिल्डर्स ने, स्पेशली हमारे लोकल बॉडी बिल्डर्स ने बहुत ख़राब किया बहुत। और ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हमारी इंडस्ट्री, मेरी इंडस्ट्री ने ख़राब किया, क्योंकि एक टैबू बना दिया, फिर ड्रग्स 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 ड्रग्स, हर बात पे ड्रग्स। और जबकि मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, एक हमारे प्रोफेशनल एथलीट से लाजमी सी बात है, गोलियाँ गन्स अच्छी चीज़ नहीं है, बट जब हमारी जंग होगी इंडिया से तो हमें चाहिए गोलियाँ गन्स। हर इंडस्ट्री का प्रोटोकॉल है। यस, इस तरह अगर हमें बाहर उनसे लड़ना है तो हमें वो हथियार चाहिए, लेकिन आप लड़ो भी फिर उनसे जाके। एक बंदे ने जंग नहीं लड़नी और वो घर पे मिसाइल रख के बैठा हुआ है, तो उसका क्या काम है भाई? जरूरत नहीं उस मिसाइल की। गुड एनालॉजी। तो सिंपल सी बात है, आप घर पे अगर सेफ्टी के लिए छोटी सी पिस्टल भी रख लोगे, आप फूड पे काम कर लोगे, बेसिक सप्लीमेंट, आपका मसला हल है। आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन सकती है, ऐसा नहीं है कि। और एक सबसे बड़ी चीज़ बॉडी बनाने में, आप जिन प्रोफेशनल्स को देखते हो ना, एक आपके सामने इंस्टाग्राम पे एक बंदा है, यार क्या फिजिक है, नहीं उसने 10 साल लगाए हैं, चाहे ड्रग्स हो ना हो, 10 15 10 साल 12 साल लगे। अगर फॉर एग्जांपल 10 दिन की कंडीशनिंग भी है, लेकिन उसके लिए 10 साल की मेहनत भी लगी है। यस, आपको लगता है यार क्या बॉडी बना ली, नहीं, तो फिर आप शॉर्टकट्स ढूंढते हो, यार 3 महीने में, नहीं उसके भी 3 महीने नहीं लगे हुए। जो हमारा सबसे बड़ा एथलीट, हमारा टाइटल कौन सा, मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर पाकिस्तान जैसी फिजिक भी वो सिर्फ एंड की कंडीशनिंग के लिए 4 महीने लेता है। वो भी 19-20 साल की उम्र से कंपीट करता है। यस, और वो सिर्फ एंड की कंडीशनिंग के लिए 4 मेहनत करता है, जो आपको लग रहा है 4 महीने में बॉडी बना लो, पीक वीक करते हैं। यस, वो सबसे बड़ा मसला है लोगों को समझाना कि इट विल टेक टाइम। ये पूरा लाइफस्टाइल है, ये कोई फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, ये कोई ये नहीं है कि आप आए 3 महीने में किया और ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ को समझाना पड़ता है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मसल बिल्डिंग करनी है। फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है कि चलो, नॉर्मली मैं जो देखता हूँ मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जब वो अपनी बेसिक फिजिक अचीव करते हैं, तो उनको शौक होता है यार और बढ़ सकती है और अच्छी हो सकती है। फिर उनको अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाती है कि नहीं यार टाइम लगता है, बेहतर हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन होता है यार कब तक ये करते रहेंगे,
फिर उनको लेंगे यार करना तो यही है, मज़ा इसी में आ रहा है, खुद आ रहे होते हैं, तो इस तरह वो फिर खुद समझने लग जाते हैं चीज़ें। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ चल रहा होता है 20 दिन में 10 किलो 12 किलो, और हमारी इंडस्ट्री की गलती है ये, हमें मानना पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे इस इंडस्ट्री से, लोगों को नहीं समझाएंगे, तो मसला चलता रहेगा। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बॉडी कितने दिन में बनाई या कितने अरसे में बनाई, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन मैं है। एक छोटी सी चीज़ काटूंगा, मैं उन क्लाइंट्स को नहीं लेता जो शादी के लिए आते हैं। हाँ Never. मैं पहले उनसे पूछता हूँ कि उनका गोल ये है कि शादी आ रही है, हाँ मुझे फिट होना है, मैं नहीं लेता वो clients। मेरा सिंपल गोल है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा मेरा नैरेटिव पता है क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोचिंग करने आता है तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि भाई आपका गोल क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि भाई जैसे तुम जैसे लोग मुझे पता है, आसिफ रहमान है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि भाई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, दे नो देयर शिट। तो अगर बॉडी बनानी है तो आई एम नॉट द गाय, ठीक है। आप बॉडी बनाने के पास जाओ। दूसरी चीज़, अगर शेरवानी में फिट आना है 2-3 महीने के लिए, मैं उसके लिए नहीं हूँ भाई, क्योंकि वो क्विक फिक्स है। मैं तुम्हें खामखा किसी कैलोरिक डेफिसिट पे, गंदे कैलोरिक डेफिसिट पे डाल दूंगा। उसके बाद शादी के बाद तुम्हें फूल जाना है, उसके बाद तुम्हें बीवी ने गालियाँ देनी है और तुम बोलोगे आप तो शादी हो गई, कोई मसला ही नहीं है। सही है। दूसरी चीज़ जो अच्छा, बॉडी बिल्डर अराउंड द वर्ल्ड बहुत एक प्रेस्टीज कैरी करते हैं, सही है, मैंने देखा है, और अपने आप को अच्छा भी कैरी करते हैं। हमारे यहाँ मसला सारा ये है कि आई हैव सीन वेरी फ्यू एजुकेटेड बॉडी बिल्डर्स जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हैं। सही है। आई हैव सीन यू, आई हैव सीन द पीपल लाइक, मैं अक्सर उसका नाम लेता हूँ, हसान महमूद फ्रॉम इस्लामाबाद। सही है। डॉक्टर वसीम भी अच्छे हैं, ज़ाहिर है सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो टॉप ऑफ द माइंड आते हैं, क्योंकि ये बॉडी बिल्डर्स रह चुके हैं, कंपटीशन में भी रह चुके हैं, और इनको पता है कि क्या सीन है, बात कैसे करनी है, अपनी मार्केट को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। लेकिन इनके बरक्स कोई 90% ऐसे लोग हैं जो बेसिकली ये नैरेटिव पेश करते हैं कि यार बॉडी बिल्डिंग में आने से ना आदमी को घर बेचना पड़ जाता है, आदमी को गाड़ियाँ बेचनी पड़ जाती हैं, आदमी की लाइफ ख़त्म हो जाती है। इन एडिशन टू दैट, जो हमारे गुरु हैं फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉर्डर, क्या नाम था उनका? ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉर्डर, जी मेरा नाम याद नहीं है, मैं यार वो नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ। हाँ, जो बूढ़े से तरुण गिल की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये तरुण गिल ने जो हरकतें शुरू की, तो मैंने लोगों को समझाना शुरू किया कि तरुण गिल एक पढ़ा लिखा आदमी है, सही है, उसको पता है मार्केटिंग किस तरह करनी है। तरुण गिल वो बंदा है जो इंटरव्यूज़ लेता था बॉडी बिल्डर्स की, और उसने इतने एक्सट्रीम केसेस भी दिखाए हैं कि उसकी बेगम बोल रही है बैठ के कि यार मैं इनके हिप्स पे इंजेक्शन लगाती थी, वो जो इंडियन रॉक के नाम से, तो उसकी बेगम बड़ी सपोर्टिव है। उसने कहा कि मैं इनके हिप्स पे इंजेक्शन लगाती थी, और ऐसी सी जगह पे क्योंकि गांठें बन जाती, मुझे देखना पड़ता कहाँ लगाऊँ कहाँ नहीं लगाऊँ। हाँ, जाहिल बॉडी बिल्डिंग है। ये वाले बॉडी बिल्डर से लेके उसको पता था क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है। फिर वो बीच में कोई गबन वबन भी किया था, लोगों के पैसे लेके भागा, फिर उसने बॉडी बिल्डिंग की, वहाँ से अपनी ऑडियंस बनाई। एक तो पहले से बनी हुई थी, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते थे, फिर यहाँ से ऑडियंस बनाई, मैगी खाया, ये खाया, कुछ खाया, और अब मजीद ऑडियंस ले रहा है सिंपैथी लेके बॉडी लटका के कि यार देखो ये गलत है। तो भाई ये तुम्हें पहले भी पता था। अब उसने ना दोनों तीनों मार्केट को टैप करके दोनों तीनों मार्केट बर्बाद भी किए, और अवेयरनेस भी, अगर 1% अवेयरनेस 99% बर्बाद कर दी है कि देखो ये होता है एक्सरसाइज करने से। मेरे अब्बा देखेंगे ना वो चीज़, जो हमारे जो पुराने लोग हैं वो बिल्कुल देखो बॉडी बिल्डिंग करने से ये होता है। जिम जाने को हम लोगों ने बेसिकली ये कर दिया कि यार, और ये हमारे लोकल बॉडी बिल्डर्स ने ज़्यादा किया है। असल में उसके कुछ कोचेस की भी गलती है। मैं पर्सनली इंडियन कोचेस के साथ बहुत जानता हूँ, मैं एक इनहैंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो इंडियन की पूरी इनहैंस की टीम है, जो इंडिया के बड़े कोचेज़ हैं उनके साथ मेरा कनेक्शन है। प्रॉब्लम ये थी कि वो जिन कोचेज़ के साथ काम कर रहे थे, सिंपल सी बात है, उसको ड्रग की नॉलेज नहीं है तरन को। सिंपल, बिल्कुल। आप जब लॉट्स ऑफ ट्रेन लेते हो, ये चीज़ें लेते हो, आप मैगी खाओ, कुछ भी खाओ, बॉडी बनेगी, वो उस कंपाउंड का इफेक्ट ऐसे ही है। लेकिन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को पता है, जो एक पढ़ा लिखा बॉडी बिल्डर है, जो प्रोफेशनल कोचेज़ हैं, हमारे कोचेज़, वो कहते हैं ट्रेंड से दूर रहो, इन चीज़ों से दूर रहो, बहुत बेसिक चीज़ें उससे काम कर सकते हो आप। अब वो जल्दबाजी में मतलब सब खाऊं और बनाऊं, एक पागल नहीं है बॉडी बिल्डर, वो ब्रोकली चिकन राइस खा रहा है, ऑफ सीजन में भी खा रहा है, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहा है, अपनी वो मैगी खा के बना रहा है, तो आपका यही हाल होना है। तो आपको अपनी हेल्थ बहुत फोकस करनी है, क्योंकि जब आप ड्रग्स ले रहे हो आपकी फूड एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। अब आप जो गंदा खाना खाओगे उसका साइड इफेक्ट भी और ज़्यादा आपकी बॉडी में आएगा। अब वो ये चीज़ें, अब लोगों ने देखा कि हाँ यार ये तो बॉडी बना ली इसने, मैगी खा के बॉडी, लोग, मैंने देखा लोग मैगी खा रहे हैं, मतलब इंडिया की कितनी स्टोरीज हैं। यस, और अब वो बदनाम कर रहे हैं कि ये नहीं करो वो नहीं करो। कितने वहीं के लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं, एक शैक्स करके नाम है, इस तरह के बहुत सारे कोचेज उनको चैलेंज कर रहे हैं और डिबेट करते हैं, बात करो, लेकिन उसको पता बात करूंगा तो मेरी ये पूरी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी, जो मेरी मार्केट है वो ख़राब हो जाएगी। तो अब डिबेट नहीं करता। इवन उसी बंदे ने एक बंदे का इंटरव्यू लिया, टोनी ह्यूज का, भी इंडिया के अंदर, और टोनी ह्यूज एक बहुत मशहूर, एक कंट्रोवर्शियल गाय यूट्यूब पे, जिसकी वजह से लोग ड्रग्स पे बात करते हैं। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग इससे पहले बैन था। अगर आपने फौद आबेद का चैनल देखा हो, तो मेरे पास एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, आप लगा सकते हैं। He's also huge यार।
यस, उसकी एक वीडियो है, अच्छा। उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा वो, जिसमें वो ये कह रहा है कि फौद आबिद का सिर्फ प्लान ये था कि वो टोनी ह्यूज के अगेंस्ट आया था सिर्फ पॉडकास्ट करने, कि ये बंदा ड्रग्स को इतनी कॉमनली बात कर रहा है, मैं आके बताऊं प्रोफेशनल्स कैसे कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जंग के चक्कर में शुरू हुआ था, लेकिन फौद आबिद को जब आया इस से समझ आया कि नहीं यार, समझाना कैसे लोगों को। तो उस बंदे वो, और उसका एक जुमला, डे नाइट इज अ डे वेस्टेड, उससे भी तरनगुल ने डिस्कस किया है। वो हेल्थ में अपने ब्लड वर्क शेयर कर रहा होता है, हर चीज़ वो भी कोच स्टीव से ले रहा है, विक्टरी स्टीव, वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा है। अब एक बंदा वो है जो खुद कहता है डे नाइट इज अ डे वेस्टेड, लेकिन वो कर रहा है कह रही उस लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी वे में। और यही तरुण गिल है जो उसका इंटरव्यू ले रहा है और उसने अपने आप को बर्बाद किया हुआ है। और आपके सामने दोनों एग्जाम्पल है कि वो किस तरह अपनी सिर्फ इसने मार्केटिंग तो कर रहा है। कमर्शियल एंगल को टैप किया है। Yes. इसने सिर्फ वो टैप किया है, अपना कोर्स बेचना शुरू कर दिया सब कुछ। फॉर एग्जांपल अगर 1,000 रुपए का कोर्स भी है और इंडिया की 1 लाख रुपए भी लेता है, इंडिया की मार्केट कितनी बड़ी है, एक मतलब दफा 1 बेच के चले बिलियन, जाओ। हाँ 1 बिलियन की, और 1 रुपया भी ले लिया आपने 1 बिलियन से, तो बिलियनर Yes, तो हो गए एक आप। बेच के निकल जाओ बस एक दफा। यस, मुझे लगता है हमारे उसमें सिनेरियो में, जिसमें फ्रॉम बॉडी बिल्डर टू अ कॉमन गाय, अगर एक मेटाबॉलिक हेल्थ की बात की जाए ना, वो ज़्यादा बेहतर है। Yes. क्योंकि मेटाबॉलिज्म असल चीज़ है जो कि बर्बाद नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम अगर प्रोटीन्स खा रहे हैं तो भाई प्रोटीन्स दबा के लोग ना, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 6 स्कूप प्रोटीन ले रहे हैं, और उसके बाद ना कोई एक ऐसी रेसिपी बनाई हुई है उन्होंने पिज़्ज़ा की, जिसमें थोड़ा सा 100 ग्राम मुश्किल से चिकन डल जाता है, स्प्रिंकल हो जाता है। Yes. और टाइम इतना होता नहीं, तो मैं स्कूप से पूरा कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई उल्टा कर दिया आपने। यस, मैंने कहा ये 20% करना होता है, ये 80% नहीं करना होता है। प्रोटीन के डिब्बे तक पे लिखा हुआ होता है इट्स नॉट मील रिप्लेसमेंट। हाँ, मील रिप्लेसमेंट शेक है तो अलग बात है, Yes. बट वे प्रोटीन नॉट मील रिप्लेसमेंट। Yes. तो ये भी लोगों को बताना जरूरी है कि मेटाबॉलिक हेल्थ कितनी ज़रूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इज समथिंग, एक कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सब कुछ हो रहा है आपका जब कहीं जाके, क्योंकि हमें लगता है कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ हाजमा है। यस, बहुत से लोग ये बोलते हैं ये मेरा उनको लगता है ये मेटाबॉलिज्म, हाजमा है, जबकि नहीं है। ये डाइजेशन अलग चीज़ है, मेटाबॉलिज्म अलग चीज़ है, अलग चीज़ गट हेल्थ अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए इफ़ यू मतलब ले आउट फ्यू थिंग्स कि यार ये कम से कम 2-3 चीज़ें अगर आप रखें तो आप मेटाबॉलिकली अगर आप एक्टिव हो गए तो ओवरऑल एक्टिव हो गए आप, Yes. ओवरऑल आपकी हेल्थ ठीक हो गई। सबसे पहली चीज़ जब मैं लोगों को पहले बताता हूँ, सबसे पहले अपने गट हेल्थ को चेक करें जाके। दूसरा, अगर आपको ज़्यादा मसला है, अपना फूड एलर्जी टेस्ट कराएं कि आपके लिए कौन से फूड सही है, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ को बहुत बर्बाद कर दिया। ये 2 बेसिक टेस्ट कराएं। इंसुलिन सेंसिटिविटी चेक करें, सबसे पहले इस पर काम शुरू करें। तीसरा, थायराइड आपने क्रैश किया हुआ अपना, T4 T3 कन्वर्जन आपकी होती नहीं है, जो एक्टिव हार्मोन आपका बन रहा नहीं है। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि नॉर्मली अपना एक बेसिक कैलकुलेशन निकाल लें। आई एग्री कि जो हमारा एक बेसिक कैलकुलेटर है उससे एग्जैक्टली कैलोरीज नहीं निकल सकती कि आपकी बॉडी कितना बर्न करती है, डिपेंड्स ऑन योर हार्मोन्स, ब्रेन, स्लीप क्वालिटी, एवरीथिंग। बट एक बेसिक पैटर्न आपके पास आ जाएगा और उसको हेल्दी फूड से कन्वर्ट करें। क्योंकि वे प्रोटीन की आपने बात की, मैं क्वेश्चन करूंगा, व्हाट इज इन वे प्रोटीन? वे प्रोटीन उसका बाय प्रोडक्ट है ना, डेयरी का। सही है। कंपनी ने क्या डाला है, यू नो दैट? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, क्योंकि एडिशंस भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, ज़ाहिर है काफ़ी चीज़ें। आपको नहीं पता, बट व्हाट इज इन एग? एग। हाँ, इट्स एग, यस, नेचुरल है, पता है आपको। my coach, my nutrition coach, Bart Merlin, he was like, you need eggs, you don't need protein powders. मैंने प्रेप की, एक स्कूप प्रोटीन नहीं था ही नहीं, लाइक नो प्रोटीन पाउडर्स, नो एडिशनल फ्लेवर्स। क्योंकि आप जो नॉर्मली लोग क्या कर रहे होते हैं, यार इसमें तो चीनी नहीं है, फाइन, बट उसके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत बुरे होते हैं। जो प्रोफेशनल एथलीट्स को आप देखते हो वो ये चीज़ें नहीं करते, वो अपने फूड को फोकस करते और इसी वजह से कितने लोग ना एलर्जिक होते हैं इस चीज़ से, उनको पता नहीं चलता। हैं। यस, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, वो वे पिए जा रहे हैं, पागलों ब्लोटिंग की हो तरह जा रही पिए, है, यस। उनको पता ही नहीं है। उनको नहीं पता होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यार मैं वही पीता हूँ, मेरी पहली बाउलमेंट फ़ौरन होती है, मैं वॉशरूम जाता हूँ और एक बाउलमेंट मेरी बड़ी वाटरी होती है। भाई यही लैक्टोज का मसला हो रहा है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जब भी पिए उसको कॉमन ले रहे हैं। 4-4 साल से मेरे पास एथलीट्स आते हैं जो प्रोफेशनल्स भी हैं, यार ये तो कॉमन है मेरे लिए। अरे भाई कैसे कॉमन है? कैफीन थोड़ी है जो बाउलमेंट हो रही है, क्यों हो रही है? कैफीन तो वजह है। तो लेकिन उनको नहीं समझ आता, फिर उनकी गट हेल्थ पूरी रिपेयर करनी। मेरा सबसे पहला काम होता है, मैं सप्लीमेंट्स हटाता हूँ। मतलब गो ईट योर बेसिक हेल्दी फूड। फूड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो रियल फूड है, इट्स अ रियल फूड। देन सबसे पहले, और सबसे छोटी सी बात बताऊं, अगर मैं एक लोगों को करता हूं, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो शेल्फ पे पड़ी है और उसकी लाइफ 2 दिन से ज़्यादा है, वो नहीं खानी है आपने। आप सिर्फ ये काम कर दो, आधे मसले आपके हल हैं। दूसरा, फास्ट फूड नहीं खाना है, और मसले हल हो गए आपके। और मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें जब चेंज कराई हैं, मैंने लोगों की लिटरली
लाइफस्टाइल और ब्रेन हेल्थ चेंज होते हुए देखी है। लाइक उनको काम ज़्यादा अच्छा बेहतर कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। वेट तो एक बाय प्रोडक्ट है, खुद ही जाएगा। हाँ, ऐसे वेट लॉस इज नॉट अ बिग थिंग। लोगों को लगता है बस वेट लॉस ही मेन। बड़ी खूबसूरत बात है, सबसे आसान चीज़ है वेट लॉस। सबसे आसान काम है। आप अपने बॉडी सेट कर लो, वेट खुद चला जाता है। जो प्रोफेशनल एथलीट्स आपको दिख रहे हैं, लोग समझते हैं एब्स इज लाइक बहुत क्रेजी चीज़। मैंने पूरे सीजन में एक दफ़ा अपने एब्स ट्रेन नहीं किया। कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, नहीं किया ट्रेन। हम लोग को एक इरफान मेहरा हमारा बॉडी बिल्डर है, IFW प्रो है, एक प्रो लीग खेलने जा रहा है। मैंने उसका 2 मिनट का वर्कआउट होता है एब्स का, कॉर्ड के बाद हल्का सा पंप करके वो चला। मतलब एब्स जो इतना टैबू बनाया ना, व्हाट एब्स एब्स वो शाहरुख खान से इन्फ्लुएंस होकर 250 रैप्स 500 रैप्स नहीं भाई। एक बेसिक मसल है जो आपके अंदर होता ही है, सबके अंदर है। और अगर ट्रेन भी कर रहे हैं तो वो हाइपरट्रॉफी के प्रिंसिपल्स हैं, 8 से 12 रेपिटेशन की रेंज में आप करें, वेटेड करें, सब कुछ करें। ये जो 300 500 जो आमिर खान शाहरुख खान ने आपको पागल बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है, ठीक है। वो भी एक बेसिक फॉलो करता है। जब वो टेक्निकली बात करता है ना, अपने किसी पॉडकास्ट में आके आमिर खान ने की भी थी, उन्हें सब बता दिया था। ये सिर्फ एक फन था, लोगों को पागल बना दिया। 500 रैप्स लगा रहे हैं और मैं एक भी रैप नहीं लगा रहा, मेरे उनसे अच्छे रैप्स बन रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है। वो बॉडी कम करना इट्स वेरी ईजी, वो खुद ब खुद हो जाती है। द मेन थिंग बेसिक, आप अपने ऑर्गन्स को सही करो। जो आपकी हेल्थ को बनाने की मशीन्स जो है ना अंदर, वो ऑर्गन्स हैं। अगर वो सही काम नहीं कर रहे ना, तो ना बॉडी बन सकती है, ना हेल्थ हो सकती है, ना आपके हार्मोन्स बन सकते हैं, ना आप सही से काम कर सकते हो। यार फिटनेस इंडस्ट्री को मैं ओवरऑल में देख रहा था, मैं कुछ अर्से पहले ऐसी रिसर्च वगैरह करा, तो फिटनेस डाइट इंडस्ट्री जो है खास तौर पे 95% फेलियर रेट है। सही है, 95% फेलियर रेट है, लेकिन कैगर तकरीबन को 60% है 2030 तक का। इसका मतलब है कि ये चीज़ें ग्रो ही करेंगी। एंड इसके पीछे मुझे पता है कि क्या रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यार अगर मुझे वेट कम करना है, कैलोरिक डेफिसिट में आ जाओ, वेट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने आपको 3000 कैलोरीज खा रहा हूँ, मैं ढक करके आपको 1000 कैलोरीज दे दी, तो शुरू में तो एकदम से गिरेगा ना, फिर प्लेटो आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आप एक कोच को बदनाम करके दूसरे कोच के पास जाओगे, तो इसका मतलब इंडस्ट्री तो ग्रो ही कर रही है ना। आप किसी और के पास जाओगे, हो सकता है यहाँ से 5000 का लिया था, वहाँ से 50,000 पे करोगे उसको, फिर आगे 1,50,000 पे करोगे, तो इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है। लेकिन आप यो कर रहे हैं। ये है, आपने ये किया। अच्छा, उसके बाद लोगों का जहन में ये होता है कि यार एक दफ़ा हो गया ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आते हैं, जैसे कुछ ऑनलाइन कोचेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मैं उनको हमेशा कहता हूँ, देखो कमर्शियल चीज़ जो भी होगी ना, आपको 3,000 रुपये में अगर कोई 90 दिन का प्लान दे रहा है, तो वो आपको चैट GPT पे हाथ ना चलाने के 3,000 रुपये ले रहा है आपसे, क्योंकि आप इतना भी नहीं कर सकते। सही है, ये तो फ्री में अवेलेबल है। या फिर किसी ऐसे कोच को हायर करो जो आपको बेसिकली फंडामेंटल्स पे ट्रेन करे, सेल्फ रिलायंस पे ट्रेन करे। और वो, हाँ, 2 चीज़ें हैं, एक आपका हैबिचुअल पैटर्न्स हो, और दूसरा क्विक फिक्सेस ना हो जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर दें। आप काम कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो फिटनेस इंडस्ट्री ना इस वजह से ग्रो कर रही है कि क्विक फिक्सेस सोल्यूशंस बहुत आराम से मिल जाते हैं, और फिर वो हॉप करते रहते हैं, और इंडस्ट्री तो ओवरऑल ग्रो ही कर रही है ना। और वेट लॉस सबसे ज़्यादा कॉमन, सॉट आफ्टर, और सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, लेकिन वेट लॉस में जो आप मसल लॉस कर देते हैं, सबसे बड़ा मसला ये, वो तो क्या है, मेटाबॉलिज्म लॉस होता है। मेटाबॉलिज्म गया, मसल गया। हाँ। तो यही, और अच्छा इसमें गलती हमारी है, मैं खुद भी करूँगा, मेरी भी शायद गलती होगी कहीं ना कहीं। हमारी जो 90% इंडस्ट्री है ना, उसमें हमारे पास पढ़े लिखे कोचेज़ नहीं हैं, ट्रेनर्स नहीं हैं। उनको सिर्फ एक चीज़ आती है, या तो बंदा पतला होने आएगा या बंदा बड़ा होने आएगा। 90% जो हमारे लोकल जिम्स, उसमें यही मसला है। बिल्कुल ऐसे। अब वो या तो आपको भूखा मार के कार्ब्स बंद करके पतला कर देंगे, या फिर आपको मोटा कर देंगे, या बड़ा कर देंगे। और दोनों चीज़ें हो जाती हैं। ये दोनों बहुत सस्टेन करना मसला है ना। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म पे काम नहीं किया। मेरे पास लोग आते हैं, यार खाना नहीं खाया जा रहा, खाना नहीं खाया, क्योंकि मैं वेट लॉस के क्लाइंट को जब वो 150 kg का मैं 6 मील्स खिलाता हूँ, क्योंकि मसला खाने का नहीं था, मसला लाइफस्टाइल में था। मेटाबॉलिज्म ऊपर जाएगा, तो जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा कैलोरीज खा के अपना वेट कम कर सकते हो, तो एक नॉर्मल से बंदा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में किसी आदमी के साथ भी। अगर आप कोई एक्सट्रीम एथलीट नहीं हो, तो आपने ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें झेलनी है। शादी आ गई घर पे, कोई इवेंट आ गया, घर वालों के साथ घूमने जा रहे हो, तो आप खाओगे 2-3 हज़ार कैलोरीज। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म हेल्दी फूड पे भी 3,000 कैलोरीज पे सेट है, तो फिर अगर आप 1-2 हफ्ते के लिए जाके कुछ खा भी लोगे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म उस 3,000 कैलोरीज को बड़ा अच्छा वो कर रहा है। बल्कि जगह अगर आप कभी थोड़ा सा ऊपर निकल जाओगे, तो और मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा, और वेट गिर जाएगा आपका उस ट्रिप पे जाने की वजह से। लोगों को लगता है मेरा लाइफ चेंज हुई है। अक्सर मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उनको ऐसा लगता है, यार बाहर गया ना, सब कुछ खाया, लेकिन वहाँ की इतनी अच्छी आबो हवा थी, मेरा वेट कम हो गया। नहीं, आपने जो ज़्यादा खाया, आपका मेटाबॉलिज्म और किक इन कर गया, और फास्ट हो गया, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ होती है, लोगों को जो समझानी पड़ेगी कि आप इंजॉय भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है बस पागलों की तरह भूखे ही मरना है। अच्छा, अब नवाज ने बड़ी अच्छी बात की, मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा इस पर,
कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2500 कैलोरीज खा रहे थे, 3000 कैलोरीज खा रहे थे, और मैंने आपको 1000 कैलोरीज पे सेट कर दिया, या आपने अपना खुद ही सेट कर लिया कि भाई मुझे 1500 कैलोरीज करनी है। अब हुआ क्या कि आपका मेटाबॉलिज्म एकदम से तो रेव्ड अप होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपके जो फैट डिपॉजिट्स हैं वो यूज़ होना शुरू होंगे, और वाटर वेट बहुत गिरेगा क्योंकि आप कार्ब्स कट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब प्लेटो आएगा, बॉडी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है एफिशिएंट। एफिशिएंसी दुनिया के हर मामले में अच्छी है, बॉडी के मामले में ख़राब है, क्योंकि जहाँ बॉडी एफिशिएंट हो गई ना, वहाँ आपका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा स्लो। क्योंकि पहले जहाँ पे आप 3000 कैलोरीज दे रहे थे और वो 20% फैट डिपॉजिट कर रहा था, अब आप 1000 कैलोरीज दे रहे हो और वो 50% डिपॉजिट कर रहा है, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया मालिक मेरे पीछे पड़ चुका है, बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म किक इन कर गया, उसको पता है कि भाई ये वक्त के साथ साथ मेरा सर्वाइवल खतरे में पड़ रहा है, तो आई हैव टू बी मोर एफिशिएंट। तो बड़ी खूबसूरत बात लगी मुझे कि यार ये फ्लेक्सिबल डाइटिंग वाली बुक है, फ्लेक्सिबल न्यूट्रिशन, मैंने वहाँ पढ़ा, और वो एक लियो नॉर्टन की बुक है, द फॉरएवर फैट लॉस, उसमें उसने बड़ा खूबसूरत तरीके से समझाया है। तो आई वाज माइंड ब्लोन कि यार ये युवल नोआ हरारे की बुक पढ़े ना, सेपियंस, उसमें आपको कुछ चीज़ें समझ आती हैं कि आपका एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस होता है, पहले के लोग, अभी भी ऐसा होता है, आपके बड़े बूढ़े, आप दुबई से आओ ना, यार थक गया होगा सोना, अबे भाई 2 घंटे की फ्लाइट लेके आऊँ, क्या थकाऊंगा, कुछ नहीं थकता। वो बेसिकली माइंडसेट ये है, बंदा जब निकलता था ना सफ़र पे, खाने को नहीं होता था, वो पहले खाना शुरू करता था, मोटा होता था, फिर वो सफ़र पे निकलता था, बॉडी एडजस्ट करती थी कि इसको रास्ते में खाना भी नहीं मिलेगा, मर जाएगा, तो मैं कैलोरीज इसको खाना कम मिल रहा है तो मैं कम बर्न करूं ताकि ये मरे ना। तो हमारा वो अभी मैकेनिज्म बहुत एक्टिव है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और ज़्यादा पुराना नहीं है वो। यस, तो हमारा वो एक्टिव है, इस वजह से जब हम कम खाना शुरू करते हैं तो बॉडी और कम कैलोरीज लेना शुरू करती है। अब हम करते क्या, कार्ब्स बंद। अब हमारा मेटाबॉलिज्म का हार्मोन है थायराइड, जो मेन है 20% T3 जो एक्टिव हार्मोन है, और T4 नॉन एक्टिव है, लेकिन T4 से T3 कन्वर्ट होता है, लेकिन उस कन्वर्जन के लिए यू नीड कार्ब्स एंड सोडियम। और हम लोग ये हमारे लोकल कोचेस बंद करा देते हैं, कार्ब्स बंद कर दो, नमक बंद कर दो, कार्ब्स बंद कर दो, नमक। और जब वो कम हो जाएगा तो T4 into T3 कन्वर्जन नहीं हुई, और आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा फैट बर्नर है ना आपका, वो बंद कर दिया आपने। और वो इतना बड़ा फैट बर्नर है कि जिसकी दुनिया में जिसको स्टीरॉयड भी कॉम्पीट नहीं कर सकती, जिसको ड्रग्स भी कॉम्पीट नहीं कर सकता, नेचुरल चीज़ है वो सबसे बड़ा फैट बर्नर है आपकी बॉडी में। जब वो काम नहीं करेगा, आप दुनिया का कोई ड्रग ले लो, आपको लोग फैट बर्नर्स पे लगा दे, नहीं, आपकी प्लेटू आना ही आना है, फिर आप फंसोगे वहीं जाके। और देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी काम कर रही है, एक मशीनरी को इनपुट देना ज़रूरी है। मतलब मैंने 9 to 5 मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में काम किया है, तो हम बेसिकली 2-3 चीज़ें बोलते थे कि रॉ मटेरियल बेहतरीन जगह से लिया है, यहाँ से प्रोक्योर किया है, जो मशीनरी है बेहतरीन है, प्रोडक्ट बेहतरीन निकलेगा। अब मसला सारा ये है कि आपकी जो मशीनरी है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट 2000 से 2200 नॉर्मल एक एवरेज बंदे की होती है, 80 kg के, मिडिल एज के। ख़वातीन की 1800 से 2000 होती है। अब आप एवरेज से कम 800 या 1000 पे सेट हो तो बॉडी अपना काम फ़ौरन नहीं, क्योंकि फ़ैट मेटाबॉलिज्म भी, फ़ैट को बर्न करना भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए कैलोरीज चाहिए। तुम तो पहले कैलोरीज पे लो तो बॉडी तो एफिशिएंसी मोड में आ जाएगी। एक छोटी सी एग्जांपल आम लोगों के लिए, आजकल गाड़ियों में एक आता है इकोनॉमी मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड। इकोनॉमी मोड पे कम फ्यूल लगता है, स्पोर्ट्स मोड पे बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता है। लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी उस पावरफुल कंडीशन में लानी है ना, जो स्पोर्ट्स मोड वाली गाड़ी है, जो ऊंचाई पे भी चढ़ सकती है, भाग सकती है, अच्छा काम कर सकती है, तो आपको ज़्यादा फ्यूल देना है। जब वो, और क्वालिटी फ्यूल देना है। जब आप ज़्यादा क्वालिटी फ्यूल दोगे तो आप स्पोर्ट्स मोड पे अपनी बॉडी को रख सकते हो, वरना फिर वो इकोनॉमी मोड पे चलेगी, एक छोटा सा भी जंप आएगा ना तो चीखें मार देगी कि यार चढ़ नहीं रही मैं। तो ये आपका हाल होना है। और ये लोगों का हो रहा होता है कि यार हमारा तो गिर ही नहीं रहा, यार वेट ही नहीं गिर रहा, थकन होती है, पूरा दिन काम नहीं होता, दिमाग नहीं काम कर रहा, ऑफिस में कुछ नहीं, मैं यार डाइट इसलिए नहीं करता यार, मुझसे ऑफिस में काम नहीं होता। मतलब गलत है ना, कहीं कुछ गलत कर रहे हो तभी नहीं हो रहा। लेकिन एक पार्ट ऑफ प्रोसेस बना दिया यार, डाइट से ना हिम्मत नहीं रहती, फिर ख़त्म हो जाती है एनर्जी, ऑफिस में काम नहीं होता। और वो सही है अपनी जगह बेचारे, अगर क्योंकि डाइट जो कर रहे हैं, जो उनका कॉन्सेप्ट है वो डाइट गलत है ना। लेकिन उनकी वो बेचारे अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे अर्न कैसे करेंगे, अपने ऑफिस में परफॉर्म कैसे करेंगे, स्टक हो जाएंगे एक ही जगह पे। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे कोचेस को, हमारे ट्रेनर्स को पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, नॉलेज लेनी पड़ेगी। और देखो डाइट प्लान में और न्यूट्रिशन गाइडलाइन में फ़र्क होता है। मैंने ये नोट किया है, फ्लेक्सिबल न्यूट्रिशन को जितना मैंने पढ़ा है, जितना देखा है लोगों के, समीत आलम से मेरी बातचीत हुई है, मैंने काफ़ी समझा, उसका कंटेंट भी देखता हूँ, इंटरनेशनल लोगों का कंटेंट देखता हूँ, ले नॉर्टन का कंटेंट देखता हूँ, बेसिकली बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट है उनका। तो मैंने ये चीज़ नोट की, अपने ऊपर भी अप्लाई की, अपने क्लाइंट्स पे भी अप्लाई की कि भाई
मुझे पता है कि अगर मैंने इसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट प्लान पे लगा दिया, इसका काम बढ़ जाना है, यस इसके रिश्ते बढ़ जाने, क्योंकि ना ये अभी बेगम से ना बच्चों से तमीज़ से बात करेगा, बॉस का चमाट भी मार देगा अगर ये टेंशन में आ गया तो। लेकिन वो इस बात के लिए रेडी है, वो बोला फात भाई करा दो, चुप के रखो, Yes. कोई मसला नहीं, मैं जो बोलोगे करूँगा। भाई मैं बोलूँगा ही नहीं ऐसे, मुझे पता है तू क्रैश कर जाएगा, मैं क्यों बोलूँगा तुझे। लेकिन वो इस माइंडसेट से आया हुआ है। अच्छा देखो, इस माइंडसेट से अगर कोई आया हुआ है ना, और मार्केट रेडी है, सेलर भी बैठा हुआ है, यस अगर मैं आपका भला चाह रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, तो मेरे अगेंस्ट 9 बंदे ऐसे बैठे हुए हैं जो बोलेंगे अरे दादा इधर आओ, मैं कर दूंगा, हम बताएंगे। 10 दिन में 20 किलो 10 दिन में 20 किलो। उसके बाद मैंने ऐसे लोग देखेंगे वहाँ से वापस आके, या कोई बात हुई कोई साल बाद, तो यार हम तो मेंटली बड़े बर्बाद हो गए हैं और मैं एंग्जाइटी का मरीज़ हो गया हूँ, ये हो गया हूँ। अच्छा, लोग ना गिल्टी भी फील करना शुरू कर देते कि यार आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट, क्या मैं इतना नल्ला हूँ, ये मैं जिम नहीं जा पा रहा। कि भाई नहीं जाना 6 दिन जिम, अगर 2 दिन भी जा पा रहे हो, सही इंटेंसिटी कर रहे हो, बहुत है। मतलब ये रिसर्च साबित कर रही हैं। तो ये एक चीज़ है जो लोगों ना बड़ा कह दिया कि भाई सबसे पहले तो अगर जिम जाना है तो देयर हैज़ टू बी सम सर्टन फॉर्म। जिम एंग्जाइटी भी एक चीज़ है कि जिम जाएंगे तो अच्छा लगना ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसको किस तरह टैकल करते हो? फॉर एग्जाम्पल इस तरह के लोग अगर आते हैं यार, असल में लोगों का मसला ये है कि उस बेचारे की गलती नहीं है कि आपने उसका ब्रेन बर्स्ट कर दिया। मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, मैं कभी भी उनको डाइट प्लान नहीं देता। मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एज अ मेरा बैकग्राउंड है, बट उसके बावजूद मैं कहता हूँ आपने जो खा रहे हो ना वही खाना है, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने, क्योंकि एक लाइफस्टाइल है। अब मैं एक बंदे का उठा के पूरा पटक कर, अब मैं एक गर्मी वाले बंदे को यहाँ पे ज़मीन पे, कराची वाले को पहाड़ पे छोड़ दूंगा, 2 दिन तो वो घूमने जाएगा, जब उसको वहाँ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी ना इस कर दूँ मैं, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, यार ये कहाँ आ गया हूँ मैं, वापस कराची जाना। तो आराम आराम से चेंजेस देने हैं पहले वो, क्योंकि ऑलरेडी वो एक सेट पैटर्न कैलोरीज खा रहा है, आपने उसका एक्सरसाइज करा के 300-400 वैसे वो सालों से सेट है, 300-400 बर्न करना शुरू कर दी, वो खुश है, वो जो खा रहा है 300-400 बर्न कर रहा है, शुरू में उसका उसी पे रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा वो करेगा। फिर मैं एक साइकोलॉजिकली एक चीज़ करता हूँ, तो मुझे पुश करता है ना, यार अब थोड़े सा डाइट चेंज करा दो मेरी, मतलब नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। और ह्यूमन एक साइकोलॉजी है, जब आप किसी चीज़ को उस पर रोकते हो ना, वो और ज़्यादा शौक होता है उसको ये करने का। जिस तरह कोविड में मैंने कुछ लोगों के साथ किया था ऑनलाइन, जो बिल्कुल नहीं करते, मैंने कहा 5 मिनट कर सकते हो, बोले 5 मिनट तो कोई मसला ही नहीं है, 5 मिनट से हो जाएगा मेरा वेट कम। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, एक फीमेल तो वो एक यूएई में रहती थी, मैंने कहा आपने 5 मिनट की वॉक करनी है, उन्होंने मुझे 4 दिन बाद 10 मिनट करूँ, मैंने कहा नहीं 5 मिनट करनी। हर हफ्ते उनसे मेरी लाइव कॉल होती थी, अब 10 मिनट शुरू करें, बढ़ाऊँ 15 मिनट करूँ, मैं 20 मिनट भी कर सकता, 5 मिनट करनी। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई, मैंने कहा ये चीज़ आपने नहीं कर। 25वें दिन जब मैंने उनको बोला ना आप 10 मिनट करनी है, लिटरली वो बंदी जो नहीं करने वाली वो खुश हो गई, यार अब 10 मिनट मिला, मज़ा आ गया। और करते करते जब तक कोविड और ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई, उसका वेट लॉस हो चुका था सारा, वो फिट हो चुकी थी, उसने जिम ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, उसके पास वो जा रही है, ट्रेनिंग कर रही है, वो बिल्कुल फिट। अगर आप 5 साल पहले उसको देखोगे और अब देखोगे, वो नहीं मेरी यार इतना आसान था, इतनी छोटे से चेंजेस थे, मतलब मैं तो तरस रही थी कि मैं जिम जाऊँ, मैंने रोका नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो वो और दिल बढ़ता है करते करते, छोटे छोटे चेंजेस से बहुत फ़र्क आता है। इसमें मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, एक हमारे क्लाइंट थे, तो कोविड के दौरान ही मैं उनको ट्रेन कर रहा था, तो एक लोकल जिम था जहाँ पे मैं जाता था, तो वो आते थे, तो उनको पेट कम करने का बड़ा शौक था ना, वो हर बात में इस एक्सरसाइज से पेट कम होता है, इससे पेट कम होता है, इससे पेट कम होता है, हर बार पूछते थे। तो ज़ाहिर है आप कोई भी कंपाउंड मूव कर रहे हैं तो आपका कोर तो काम हो रहा है, आपके स्क्वाट्स में कोर है, आपके डेडलिफ्ट में कोर है, आपके पुल अप में कोर है, हाँ तो कोर है। अब कोर, अच्छा कोर उनको समझाया नहीं मैंने, क्योंकि मुझे पता था इनको समझाने बैठूंगा बोलेंगे अब यार सिर्फ पेट की बात कर रहा हूँ, तुम पूरे कोर की बात क्यों कर रहे हो। सही, मैं कोर स्ट्रेंथ पे करता था। तो एक दिन ऐसी तफरी में उन्होंने उसको बाइसेप कर्ल्स कर रहे थे, तो मैंने कहा इससे पेट कम है, मैंने कहा हाँ, बोला यार अब तुम ना मजाक कर रहे हो। मैंने कहा यार क्या करूँ, आई जस्ट हैव टू स्पीक योर लैंग्वेज, तुम्हें हर चीज़ में पेट कम करना है भाई, पेट कम करना हो जाएगा, मसला सारा है पेट सबसे आखिर में कम होता है, पहले बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। हाँ, अच्छा दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जहाँ मैं बोलूँगा कि आई वांट योर व्यूज़ ऑन दैट, कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्योंकि जो डाइट की बात हुई, डाइट और न्यूट्रिशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए कि न्यूट्रिशन में हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं कि भाई न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी क्या है। अगर एक चीज़ आपको चाहिए तो आपके रॉ मटेरियल की क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, आप प्रोसेसिंग मशीन हो और फिर आपको आउटपुट मिलेगा। तो हमें जो बॉडी कॉम्पोजिशन चाहिए, लोअर फैट परसेंटेज चाहिए, इन सब की चीज़ों के पीछे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार मैं ना अभी कल परसों हमारी एक यूएस में एक क्लाइंट है, तो कह रहे हैं कल मैंने तकरीबन कोई 30-35 किशमिश खा ली ऐसी बैठे, ओह सॉरी किशमिश नहीं, ये कैश्यूज़ खा ली ऐसी बैठे बैठे। तो मैंने कहा 30-35 कैश्यूज़, मैंने कहा डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग, तो बोली हाँ तो क्या हुआ। तो मैंने सबसे पहली बात तो कैश्यूज़ कैंडीज़ की तरह खाए जाते हैं, और सॉल्टेड होते हैं या रोस्टेड होते हैं, कितने मीठे कितने मज़े के होते हैं, और भगसते हैं आप,
और कैंडी की तरह खाते हैं, सही से चबाते भी नहीं है, और ऊपर से आपने डबल द कैलोरीज ऑफ प्रोटीन और कार्ब्स ले लिए, तो आपने गलत किया। अच्छा, उनको लगा हेल्दी है, जबकि मैंने उनको कहा था कि फिस्ट फुल से कम लीजिएगा, सही, और वो भी एज अ स्नैक। तो वो बैठी हुई थी कि उन्होंने कहा कि चलो सही है, खा लेते हैं। अब लोगों को ये समझाना ज़रूरी होता है कि भाई इतने से अमाउंट में आपने कितनी कैलोरीज ले ली, और एक बड़ा बोल फुल ऑफ वेजीज़ में आपकी कैलोरीज इतनी है लेकिन न्यूट्रिएंट्स इतने हैं। यस, तो ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि यू एक्सप्लेन टू द ऑडियंसेस। नॉर्मली मसला ये है कि सबसे पहले तो फूड की जो रिलेशन है ना आपका फूड के साथ, उसका मसला शुरू होता है। बड़ी प्यारी बात की। जब आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी ना, जब आप किसी ऐसे बंदे के साथ या तो काम करो जो उसको न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी चीज़ें पता हो, जब वो गाइड कर सके। दूसरा, सैटिस्फैक्टी रेट। प्रोटीन इंटेक जब कम होगा, आपकी बॉडी प्रोटीन के लिए सिग्नल नहीं देती डायरेक्टली, आपकी बॉडी ब्लड शुगर डाउन करती है। जब ब्लड शुगर डाउन होता है, यू नीड क्रेविंग फॉर कार्ब्स। आप कोई ऐसी चीज़ खाते हो लाइक राइस या कोई ऐसी मीठी चीज़ें खाना शुरू हो जाते हो जो फ़ौरन स्पाइक दे, जो फ़ौरन उसके अंदर से 1 ग्राम प्रोटीन 2 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। बॉडी के अंदर गया, इंसुलिन स्पाइक हुआ, उसने बाकी बचा हुआ कार्ब्स फैट में कन्वर्ट किया, बोला लाओ अभी भी प्रोटीन बॉडी का पूरा नहीं हुआ, और दे दो और दे दो। सैटिस्फैक्टी लेवल मैच नहीं हो रहा ना। हाँ, तो जब आप प्रोटीन इंटेक अपना ऊपर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको क्रेविंग्स कम हो जाती है। So, छोटी सी एग्जांपल है, कोई भी बंदा हो, उसका कोई फेवरेट, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा या बिरयानी हमारे लोकल लोगों का फेवरेट फूड चल रहा है आजकल। मैं अगर उसको उसी पिज़्ज़ा और बिरयानी से पहले एक हेल्दी राइस के साथ कोई चिकन करी हेल्दी वाली दे दूं, और वो अपनी मील खा के उसके सामने बिरयानी और पिज़्ज़ा रखो, नहीं खाएगा। उसकी फेवरेट चीज़ है, बट सैटिस्फैक्टी रेट ऊपर था, रिलैक्स था, चिल था, उसको कोई क्रेविंग ही नहीं हुई। लेकिन मैं एक बंदे को भूखा रखूँ, वही पुरानी वाली बात, उसके सामने कुछ भी आएगा ना, वो बोलेगा बस, जो चीज़ उसको पसंद भी नहीं है ना लेकिन मीठी लग रही है, उसकी शुगर लेवल डाउन है, वो खाता चला जाएगा। दैट्स द रीज़न हम लोग ज़्यादा मील्स पे जाते हैं। मैं ज़्यादा मील्स देता हूँ लोगों को ताकि उनकी क्रेविंग्स कम हो। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर खाते रहेंगे, ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा, फाइबर्स लेवल अच्छे होंगे। जब वो स्टेबल रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्रेविंग नहीं होगी। इतना आसान है ना, अगर किसी को करके देखना है आप, और मैं नॉर्मली लोगों के साथ क्या करता हूँ, आपने जो खाना है खाओ, ये पूरा कर लो, फिर जो खाना है खाओ। तो क्या हुआ, उन लोगों को ऑटोमेटिकली, जब उनका ये रूल था कि यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, बोल रहा है जो खाना है रात को खा लेना, जब वो 6 मील्स अपनी पूरी कर रहे हैं ना, वो फुल है, उनके नीड्स पूरी हैं, कहते हैं यार अब दिल ही नहीं करता खाने का, यार कहाँ लगा दिया। एलेक्स हॉर्मोजी को जानते हो ना? किसको? एलेक्स हॉर्मोजी। यस, उसने कहा था ये, कहता मेरा काम है 200 ग्राम प्रोटीन, ये खाने के बाद मैं कुछ भी खाऊं, मुझे पता है मैं जो भी खाऊंगा वो एक हद तक ही खाऊंगा, इसके बाद खाया नहीं जाएगा। मैं आइसक्रीम भी खाता हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ। आम बंदे का जो है, नॉर्मल लोग हैं ना हमारे, उनको अगर आप अपनी बेसिक कैलोरीज पूरी करा दो ना, उनका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए, उनकी वैसी खत्म हो जाती क्रेविंग। अरे नहीं है, डेफिनेटली तुम्हें तो अंदाज़ा होगा इस चीज़ का, ना होने के बराबर प्रोटीन है। और लोग इतने फ़ख्र से बताते हैं, फॉर एग्जांपल उनके गोल्स होते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन के, फैट लॉस के। सबसे पहले तो उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये दोनों चीज़ें प्रोटीन से ऐसी होती है कि थर्मोजेनिक इफेक्ट भी अच्छा है, फैट लॉस भी होता है, और दूसरा ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल है। दूसरी चीज़ें और भी हैं, आपके हार्मोन्स पे हेल्प करता है, सब कुछ करता है। लेकिन मसला ये है कि ज़रा आप मुझे बताएं कि अच्छा, मुझे सबसे पहले क्वेरी आती फात भाई, सबसे अच्छा प्रोटीन कौन सा है? मैंने कहा चिकन, एग। अबे यार पाउडर पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा यार मुझे क्या पता कि तुम्हारे, मैंने कहा पाउडर तो कोई भी अच्छा हो सकता है, वे प्रोटीन है, आइसोलेट है, हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेट है, ब्रांड कोई भी हो समझ में आता है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि खाने में क्या सीन है। यार मैं सुबह का खाना तो मेरा स्किप होता है, वो मैं करता नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, दोपहर के खाने में कुछ अच्छा खाता होगा। दोपहर में जाता हूँ तो मैं एक वो बिस्किट खा लेता हूँ और एक ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ, ठीक है। अरे बिस्किट खा लिया क्रीम वाला, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी पी ली तो सब्र आ गया कि मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी ली। उसके बाद अगर कुछ होता है तो थोड़ा सा जो मेस वगैरह में खाना होता है या फिर बाहर से कोई फास्ट फूड वगैरह मंगवा लेते हैं, तो वो थोड़ा मोटा, क्योंकि मीटिंग्स के दरमियान खाना होता है तो वो बस ऐसे ही हल्ला गुल्ला में हो जाता है। शाम का खाना जो तो मंड के खाता हूँ मैं, जो भी घर में बना हुआ होता है। भाई क्या होता है भाई, भिंडी की भुजिया, आलू की भुजिया, आलू छोले चावल, इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं तो खा लिया। उसके बाद फिर रात में क्या होता है, रात अब 7 बजे खा रहे हो, जब पूरे दिन के आके तुम भूखे हो 7-8 बजे खा रहे हो और 1 बजे सो रहे हो, तो ये 5 घंटे की विंडो बहुत बड़ी क्रेविंग के लिए। अब इस 5 घंटे में आप एक फूड पांडा का भी चक्कर लगवाते हैं, सही है, अब कोई रोल्स हो गया, कुछ हो गया तो अच्छा। मैंने कहा पूरे अरसे में पानी कितना पिया? कह रहा पानी प्यास लगती है, हो जाता होगा 2-3 ग्लास हो जाता होगा। मैंने कहा भाई मेरे, कह रहे हाँ बात काट रहा हूँ, यहाँ पे लोग बोलते दबा के पिए। क्या चीज़? हमारे क्लाइंट बोलते हैं दबा के पानी पी रहा हूँ। हाँ, मैंने बोला वो सारा गिर गया जो दबाया आपने। हाँ। दूसरी चीज़, जैसे मुझे अगर किसी ने कहा कि मैं नहीं पीता पानी, पहले मैं उनको बोलता ठीक है, फिर उसके बाद हाँ बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं और करता हूँ, दोपहर का खाना अगर नहीं होता ना, लेकिन आई मेक श्योर कि आई हैव हेल्दी ऑप्शन। मैंने व्हाट आर दीज, मैं अपने घर से बहुत सारे फ्रूट्स
ले जाता हूँ और मैं बोल फुल ऑफ फ्रूट्स कोशिश करता हूँ, मेरा लंच बॉक्स भरा हुआ होता है, उसमें डिफरेंट होता है, उसमें तरबूज भी होता है, केले भी हैं, अनार भी है, ये भी है, आजकल मैंगोज़ आ रहे हैं तो मैं तकरीबन 2-3 मैंगोज़। तो मैंने कहा कि इस पूरे सिलसिले में आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स कहाँ है जो बेसिकली आपका मसल बनाएगा या फैट लॉस करेगा। तो कह रहे हैं इतना हेल्दी ऑप्शंस तो हैं, फ्रूट हेल्दी है, हाँ चलें दोपहर का फास्ट फूड मैं अवॉइड कर लेता हूँ। तो एक तो ये उनको लगता है फाके करने से काम हो जाएगा, जो कि अगेन हमने कहा कि बॉडी एफिशिएंट हो जाएगी भाई और फैट डिपॉजिट करना शुरू करेगी। दूसरी चीज़ प्रोटीन तो ना होने के बराबर है, मतलब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई 1.6 से लेके 2.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट एज पर द रिसर्च साबित हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता और रिसर्चेज आ रही है, कम से कम 1.5 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम तो होना चाहिए आपका, अगर आपका एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर नहीं है तो कम से कम 1 ग्राम तो होना चाहिए मिनिमम। कुछ भी नहीं है आपका, अगर आप 85 kgs के और 25 kg प्रोटीन नहीं आपका हो रहा, कम ऑन मैन, क्या कर रहा है? एज के साथ बढ़ेगा, फिर सार्कोपीनिया जैसे इशूज़ भी हैं, बहुत सारे इशूज़ भी हैं। अब जब उनको समझ में आता है ना, उनको समझाता हूँ बैठ के कि ये अच्छा, फिर उनको थोड़ा सा फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए या 125 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ओ एकदम 125 यार मैं 25 नहीं कर रहा, 125 कैसे करूँगा? तो फिर उनको बैक ट्रैक करना पड़ता है कि भाई 100 ग्राम मीट में आपको 25 से 30 ग्राम मिल जाएगा। 100 ग्राम तो खा सकते हो, इतना सा है भाई, पाव इतना ज़्यादा होता है, इतना सा होता है। तो इस तरह मैं उनको बताता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यू बीइंग ए प्रोफेशनल थोड़ा सा इस तरह के लोगों के लिए एक प्लान अगर बताओ कि भाई अपना प्रोटीन इनटेक फॉर एग्जांपल 80 kg का एक एवरेज मेल की तकरीबन कोई 20% बॉडी फैट होता है, लेकिन चलो 35% 30% पे है वो, ठीक है। तो उसको, और उसके पास ऑप्शन हैं 3 मील्स के, तो हाउ शुड ही और शी डिस्ट्रीब्यूट द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ताकि थोड़ा सा एक रफ आइडिया उनको हो जाए। वेरी 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 इजी। देखें, सबसे पहली चीज़ हमारे कल्चर भी है, लाइफस्टाइल भी है, एग्स। आप सुबह उठ रहे हो, अच्छा एक चीज़ मैं बोलूँगा, आपको भूख नहीं लग रही, पहला सिम्टम है आपका ब्लड शुगर हाई है। अगर आपको नाश्ता नहीं करने का दिल कर रहा, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जा रही है, आपका ब्लड शुगर आई है, ठीक है, आप स्किप कर दो ब्रेकफास्ट, बट अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी पे काम करो। जो लोगों ने एक बनाया हुआ है ना, सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, नो इट्स नॉट, इट्स फजूल का एक हवा है। बट लेकिन ये इंडिकेशन सही कह रहे हो, इंसुलिन सेंसिटिविटी आपका हाई होगा, आपका कॉर्टिसोल आपको उठाता है सुबह, वो इंसुलिन का एक स्पाइक देता है। लेकिन अगर आपका ब्लड में इतना शुगर है, आपको भूख भी नहीं लग रही, आपको क्रेविंग भी नहीं हो रही, आपको देख के उल्टी आ रही है खाने को, तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड शुगर बिल्कुल वर्स्ट हुआ हुआ, आपका 110 के करीब जा रहा है, आप प्री डायबिटिक कंडीशन पे हो। सबसे पहले छोटी सी चीज़ है, 2 चीज़ें तो मैं सबको बोलता हूँ मेरे क्लाइंट्स को, कि एक आप ब्लड शुगर मीटर अपने पास रखो, जो हमारा पेंडेमिक इशू आ रहा है। दूसरा आप ब्लड प्रेशर मीटर अपने पास रखो, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर अपने आपको चेक करते रहो कि आप मिनरल डेफिशिएंट हो या आप प्रोटीन डेफिशिएंट या हाई कार्ब पे चल रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर ख़राब हो रही है। मैक्रोस का मसला है, माइक्रोस का मसला है। पहली चीज़, क्योंकि ये दोनों लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है आपको ब्लड प्रेशर पे। बिल्कुल ऐसे ही। अब मसला यहाँ से आता है कि आपने पहले एग से स्टार्ट कर सकते हो। आप यू हैव लाइक, आपको अच्छा खाना खाना है, आप चने ले लो, जो हमारी चाट रमज़ान में बनती है, वाइट चने की मसाले वाली, दैट्स अ हेल्दी फूड, और प्लस प्रोटीन कार्ब्स का एक अच्छा पोर्शन है, और आप उसको खा सकते हो। एग्स भी लेंगे तो 4-5 एग्स लेंगे, वो भी वाइट्स लेंगे, वो भी बॉइल्ड। मतलब जर्दी में क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा, किसने इनको बेवकूफ़ बनाया है। सही बात है। मतलब जर्दी नहीं खा रहे, हाँ। रातों कढ़ाई खा रहे हैं। हाँ, लाइक उनको ऐसा लग रहा है जर्दी तो मेरा दिल फाड़ देगी, हाँ, कढ़ाई तो कुछ कर ही नहीं सकती, कढ़ाई के बाद ग्रीन टी पी लूंगा बराबर हो जाएगा। तो ये बड़ा मसला है। हाँ। तो रॉ एग, अच्छा जो एग के जो प्योर डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, उसकी योक के अंदर है, तो वो एग को एब्जॉर्ब करने के लिए भी मेजर न्यूट्रिएंट्स आपके पास योक के अंदर है। नीड योक। तो आप पूरे होल एग्स खाओ, कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। आपका अच्छा खासा 1 ग्राम 6-7 ग्राम प्रोटीन अगर आप 3-4 खाओगे तो आपका एक पोर्शन हो गया 15-20 18-20 ग्राम प्रोटीन हो गया दिन में। फिर आपने एक चने का बाउल ले लिया स्नैक में, जो मसालेदार वाला, नींबू वींबू डाल के बड़ा इंजॉय करके आप खा सकते हो, ईजी है। एक डाइट वाले बंदे के लिए, एक जो डाइट खाने वाले, इट्स लाइक अ चीटिंग, अच्छा टेस्ट होता है। उससे आपको 10-15 ग्राम मिल जाएगा। योगर्ट, सर गर्मी है, आपने लस्सी बनाई 100 ग्राम की पी ली, बहुत मज़ेदार होती है, अच्छा लगता है। सॉल्ट भी डाल सकते हो, कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता सॉल्ट से, भाई लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है। अच्छा टेस्ट बन गया, 20 ग्राम और हो गया, बहुत ईजी चीज़ें। फिर एक मील रात को आप एक मीट की ले लो 100 ग्राम की, वो आपने बोला 25-30 ग्राम, आपका हो गया 80 ग्राम। इट्स वेरी 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 इजी। सही बात। करना पड़ेगा, बस छोटा सा काम है, अगर आप करना शुरू कर दो, और कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने एक दिन किया 2 दिन किया, क्योंकि मैंने कहा TDEE जो है ना, वो बेसिकली डेली एक्सपेंडिचर है भाई, और इनपुट भी डेली होता है, जैसे हम जॉब पे डेली जाते हैं। तो ऐसे नहीं नॉर्मल सा काम। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हेल्दी वे में रहते हुए अपने बेसिक प्रोटीन पूरा कर सकते हो, इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन क्रेविंग्स का मसला है। हाँ, इसके लिए एग्री
मैं समझ सकता हूँ अभी नहीं कंट्रोल होगी शुरू में। छोटा सा काम आपने करना है, जिस तरह पहले बात हुई, आपको जो खाना है खाओ, प्रोटीन पूरा कर लो, बस क्रेविंग्स पूरी करनी कर लो, प्रोटीन पूरा कर लो। विद इन आफ्टर 1 और 2 वीक जब आपका प्रोटीन पूरा होगा, आपकी क्रेविंग्स खुद ब खुद नीचे आता है, आपका सैटिस्फैक्शन रेट इंप्रूव हो जाएगा, आपकी क्रेविंग्स नीचे आ जाएंगी, खुद डाइट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, खुद आप बेहतर होना शुरू हो जाओगे। दूसरा, मिनरल्स की बात जा कर रहा था मैं, वहाँ ये है कि लोग, देयर इज़ 2 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर 1 इज़ शुगर, नंबर 2 सॉल्ट। आपकी बॉडी बोलती है एक मैं बना सकती हूँ, एक की मुझे ज़रूरत नहीं है। शुगर आपकी बॉडी खुद बना लेती है, सॉल्ट ऊपर से ही लेना है उसने। सॉल्ट बुरी चीज़ नहीं है, यू नीड सॉल्ट फॉर थायराइड प्रोडक्शन, ठीक है। अगर आप हेल्दी चीज़ें करोगे, फजूल के कार्ब्स नहीं खाओगे, तो कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, ऐसे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, यहाँ पे लोग मैग्नीशियम मेलाटोनिन डेफिशिएंट होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, सेरोटोनिन लेवल के मसले आ रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन रोशनी में रहते हैं, मतलब दिन में अंधेरे में ऑफिस में बंद होते हैं, रात को फुल लाइटें खोल के, अजीब व गरीब उनका मेलाटोनिन सिस्टम पूरा डिस्टर्ब है, स्क्रीन टाइम की वजह से भी। यस, तो उनका पूरा डिस्टर्ब है। तो अपने आप को थोड़ा सा, धूप से हम बहुत बचना शुरू हो गए, फजूल में बचना, विटामिन डी सबका डेफिशिएंट है। यस, और मैं अक्सर लोगों को चाहता हूँ, जैसे कुछ फीमेल्स ऐसी थी जो मेरे ही क्लाइंट्स थी, ज़्यादातर मेरे क्लाइंट्स वो हैं जो ट्रेनर्स हैं, तो उनके जो क्लाइंट्स, जब मैं कह रहा था यार एक ओवरवेट फीमेल है, चल नहीं पा रही, बैठी हुई है, आप उनके घर पे जाके ट्रेनिंग उनके गार्डन में करा दो, उनको धूप में बैठा के ट्रेनिंग करा दो, 15 मिनट करा दो, धूप बर्दाश्त करा दो, कुछ नहीं होता धूप से। और लिटरली उनकी लाइफ इतनी चेंज हुई है उससे, चलने लग गए, जो व्हील चेयर पे थी वो आंटी चलने लग गई, उनके बॉडी ने एक नेचुरल सिस्टम है, विटामिन डी, विटामिन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सबसे अच्छी एब्जॉर्प्शन विटामिन डी की धूप से मिलती है आपको, वो बेहतर होना शुरू हो गया। उनका मेलाटोनिन सिस्टम लेवल जब वो उतनी रोशनी में आए, उनका ऑटोमेटिकली सर्कैडियन रिदम इंप्रूव होना शुरू हो गया कि हाँ यार ये है डे लाइट, ये मुंह पे पड़ रही है कड़क धूप, आंखें खुल गई, आपके पिबल्स एडजस्ट हो गए, उनको पता लग गया अब ये लाइट जो है ये नहीं है वो लाइट जो वो लाइट है। वो मेलाटोनिन लेवल उनका इंप्रूव होना, उनकी स्लीप क्वालिटी बेहतर, उनका सेरोटोनिन लेवल अच्छा बनने लग गया, कन्वर्ट्स इनटू मेलाटोनिन, देन वो सोने लग गए अच्छा। ये चीज़ें उनकी बहुत छोटी चीज़ें जो बेहतर कर सकती हैं। धूप से बचने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, क्या होगा भाई, काले हो जाओगे, 2 दिन बाद दोबारा गोरे हो जाओगे। मैं पर्सनली एक चीज़ यूज़ करता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड मेलाटोनिन, ओके, दैट्स अ पेप्टाइड जो आपको काला करती है, तो उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं। अच्छा, लाइक आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करती है, इट्स अ फैट बर्नर आल्सो, इट्स अ काइंड ऑफ सप्लीमेंट, राइट? इट्स अ पेप्टाइड, ओके, इट्स अ पेप्टाइड लाइक अ ग्लूटाथायोन, ठीक है। और मैं वो यूज़ करता हूँ। और जब मैं लोग देखते हैं, ये क्या ले रहे हो यार, काला होने के लिए ले रहे हो? यस, आई लाइक द स्पेनिश कलर, मतलब गोरा कॉम्प्लेक्स हम जो हैं ब्राउन हैं, इट्स फाइन, और हमारी स्किन पे बहुत अच्छा, हमें स्किन कैंसर कम होंगे, हमें चीज़ें कम होंगी। और लोगों ने बताया यार धूप से कैंसर होता है, ये वो। मुझे आप बंदे बताओ जो हमारे बीच साइड पे रहते हैं, बलोच या सिंधी, जो पानी में उतरते हैं समंदर में, पूरा दिन छठ उतार के समंदर में धूप में होते हैं, किसी को कैंसर नहीं हो रहा स्किन का, सही बात है। उनकी बॉडी इम्यून है, उनका विटामिन डी लेवल का कोई इशू नहीं है, वो इतने हेल्दी हैं। उनके बूढ़े बूढ़े लोग, आप जाओ बीच पे, वो घोड़ा चलाते हुए आपको मिलेंगे, वो पानी में उतरते हुए मिलेंगे, क्यों फिट हैं वो। आप हमारे ओल्ड सिटी एरिया में जाओ, अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, 86 ईयर्स ओल्ड का एक बूढ़ा आदमी, वो हाथ से इतनी हैवी लिफ्ट गाड़ी चला रहा था, कैसे धूप में पूरा दिन वो काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप भी कर सकते हो। सही बात है, आपने अपने आप को खुद ख़राब कर दिया, खुद ख़राब किया है। तो वो अब इट्स वेरी, ह्यूमन बॉडी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मशीन है जिसको जिस लेवल पे आप ट्रेन करना चाहो ना आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। आप लाइक आप रोनाल्डो भी हो सकते हो, या आप एक 150 kg का एक काउच पे बैठा हुआ बंदा जिससे हिला भी नहीं जा रहा वो भी हो सकता है। दोनों चीज़ों को रिवर्स इंजीनियर करोगे, जो भी स्टेप्स चाहिए फॉलो करना It's शुरू करो, very काम easy हो for जाएगा। अभी मैं जिम से ही आ रहा था तो 73 ईयर्स के कोई साहब थे, वो वर्कआउट कर रहे थे, तो मैंने जाके उनसे पूछा बाकायदा, मैंने कहा आपकी एज क्या है, क्योंकि वो एजिड लग रहे थे मुझे। कह रहे हैं हम 73। उन्होंने कब से वर्कआउट कर रहे हैं? कह रहे हैं यार बड़ी लंबी भरी। उन्होंने कहते हैं यार फॉर लास्ट 6 months बट आई रिग्रेट कि पहले करना चाहिए था मुझे। मैं योगा करता आ रहा हूँ काफ़ी ज़माने से, योगा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, जॉगिंग वगैरह करता हूँ, लेकिन मुझे अब कुछ प्रोफेशनल्स मिले। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत पुराने आदमी है, कोई 3-4 कंपनीज़ के बोर्ड पे बैठते हैं वो, तो माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड बंदे। तो उन्होंने कहा कि यार मेरी बेगम ने मुझे गाइड करना शुरू किया, थोड़ा उसने ज़रा दुनिया देखी, उसने कहा कि यार ना मसल्स पे काम नहीं कर रहे, इसलिए आपको इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने ऐसा, सबसे पहली बात तो उनका शुक्रिया करें आप जाके, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने, क्योंकि 73 पे अगर आप अगले 73 देखना चाहते हैं तो ये लॉन्जेविटी का ऑर्गन है मसल, जिस पे आप काम करना है, जिस पे आपने अभी 6 महीने से काम करना शुरू किया। चलें आप अगर साल तक भी काम कर लेते हैं और अगले 6 साल तक काम करते रहते हैं तो अगले 100 से ऊपर तो आप कंफर्म चले जाएंगे।
कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह ताला को जल्दी नहीं है आपको बुलाने की, लाइफ इज़ अ गिफ्ट, सही है, एक्ट लाइक इट। ये तो हमारी हरकतें जिन्होंने ख़राब किया हुआ है हमें। अच्छा, मैं सप्लीमेंट पे आऊँगा। सप्लीमेंट पे ख़ास तौर पे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखो, जिस तरह हम एग्ज़ाम्स देते हैं ना, एग्ज़ाम्स में एक मेन शीट होती है, आप वो फिल करते हैं, फिर आप सप्लीमेंट शीट मांगते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे बेसिकली चीट शीट ले लेते हैं। पहले सप्लीमेंट शीट चाहिए, पहले ये फिल करूँगा, उसके बाद भाई ऐसा नहीं होता। तो हम सबसे पहले नेसेसिटी समझते हैं, इट्स अ कन्वीनियंस प्रोडक्ट। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे 80 ग्राम का हमने कहा, ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होता है कि भाई आपने ये कर लिया, आपके 3 मील्स में, हाँ 3 मील्स में ये हो गया, यार मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ और ये करता हूँ, उसमें मिस हो जाता है, या फिर हेल्दी ऑप्शंस नहीं मिलते। मैंने कहा वहाँ दिस विल कम इन इक्वेशन, कि वहाँ आप ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आई मेक देम ईट दैट प्रोटीन, नॉट ड्रिंक। खासतौर पर मेरा भी ये है कि मैं ओट मील में मिला के खा लेता हूँ, या ओवरनाइट ओट्स में खा लिया, उससे थोड़ी सी क्रेविंग भी बेहतर हो जाती है आपकी। कि अगर चॉकलेट आइसक्रीम की, मेरी क्रेविंग है, मुझे चॉकलेट अच्छी लगती है, तो अगर आपने उसको क्रंची रोल्ड ओट्स के साथ अगर बनाया हुआ है, उसमें कुछ चीज़ें मिलाई हैं, तो सुबह उठ के आप खाएं, पूरे दिन की क्रेविंग बेहतर हो जाती है, मज़ेदार होता है। तो सप्लीमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर द कॉमन मैन दैट यू मतलब यू रिकमेंड ऑन इन द डायर केसेस कि यार ये तो अब सप्लीमेंट पे करना पड़ेगा इसको? नॉर्मली मैं लोगों को जो बेसिक सप्लीमेंट्स में रिकमेंड करता हूँ, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो मजबूरी बन गई है, उनके लोगों ने ख़राब कर दिया है, बर्बाद, हमारे शहर के लोगों ने तो बर्बाद कर दिया हमारा लाइफस्टाइल। अब मजबूरन उनको कुछ बेसिक रिकमेंडेशन देनी पड़ती है। मल्टीविटामिन्स, दैट्स नंबर 1। मल्टीविटामिन्स भी मैं इतने रिकमेंड नहीं करता। मेरा वन गो है लाइक फर्स्ट नंबर 1 इज़ लाइक फिश ऑयल, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2 मैग्नीशियम, नंबर 3 विटामिन डी, नंबर 4 विटामिन के। ओके, डन, सही है। दीज आर माई बेसिक सप्लीमेंट्स। इसके अलावा आप सब कुछ पूरा कर सकते हो डाइट से। और ये भी अगर आपका रूटीन बेहतर हो, लेकिन लोग नहीं कर पाते, धूप में नहीं निकल पाते, सेरोटोनिन लेवल अच्छे नहीं होते, मैग्नीशियम लेवल्स नहीं उनके अच्छे होते, तो मजबूरी हो जाती है हमें लेना। क्योंकि यार बोलता है मुझे सुबह 8 बजे जॉब पे जाना है, शाम को 6 बजे आना है, धूप तो निकल गई मेरी, मैं क्या एक्टिविटी करूँ बाहर जाके रोशनी में, मेरा तो अंधेरे से सुबह निकला, अंधेरे में ही चला गया। तो मजबूरी है कि ठीक है चलो समझ आ रहा है, आपको लेनी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें लेनी। दूसरा, हम फ़िश नहीं खाते रोज़, फैटी फ़िश नहीं खा सकते, आदत नहीं है लोगों को, तो मजबूरन हमें ओमेगा 3 पूरे करने हैं। तो फ़िश ऑयल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो आपके हार्ट हेल्थ को, इन चीज़ों को बेहतर कर सकता है। फिर वही बात, सुबह से रात तक निकले हुए हैं, विटामिन डी अब बाहर से तो लेना नहीं है, मजबूरी है, अर्बन स्टाइल में रह रहा है, धूप आ रही नहीं है, घर में बिल्डिंगों में रह रहे हैं, तो विटामिन डी पूरा करना है। अब विटामिन डी ले लिया, चलो मैग्नीशियम ले लिया, वो एब्जॉर्ब कर देगा, देन विटामिन यू नीड विटामिन के फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी। तो ये बेसिक मेरे गो टू सप्लीमेंट्स है जो आपको ज़रूरत है। इसके बाद नेसेसरी सप्लीमेंट कुछ है ही नहीं जो लोगों ने बनाया हुआ ना, यार ये तो ज़रूरी है लेना, ये नहीं, कमर्शियल एस्पेक्ट है। मैं आपको पर्सनली बताऊं, जो आप जिन लोगों को देख के आप इंस्पायर होते हैं ना, जिनकी बॉडी को देख के इंस्टाग्राम पे, मैं पर्सनली उनको जानता हूं, नहीं लेते सप्लीमेंट्स। मतलब एक मेरा दोस्त था, उसकी डेथ हो गई, जो एस्थेटिक्स, जो लेंडर, जानते होंगे, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके साथ घूमता रहा हूँ, मैं घर पे साथ रहा हूँ उसके। उसका बेसिक सप्लीमेंट सिर्फ इसलिए यूज़ था क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर था कुछ ब्रांड्स का, बस वो दिखाने के लिए लेता था। वो बंदा एक पिल नहीं खाता, एक पिल भी नहीं खाता। यस, ही इज़ ऑन पेप्टाइड्स, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इट्स ओपन बात, मैंने ही उसके पेप्टाइड्स 2-3 दफ़ा पैक करके भेजे फ्रॉम द एनहांस्ड लैब, स्विस कैम्प्स, नॉर्मल सी बात। बट ही इज़ नॉट ऑन द ये पिल्स और ये सारी चीज़ें नहीं लेता था वो, बहुत सारी, वो प्रोटीन पाउडर्स नहीं पी रहा बैठ के, उसकी डेडिकेशन थी। और लोग बोलते हैं बहुत हाई ड्रग्स, नहीं भाई, लाइफस्टाइल था। मैंने उस बंदे को देखा है, हम रात को एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं, और मैंने उसको टोका, मैंने कहा यार कुकीज़ खा रहा है, मैंने कहा मुझे देख के हैरत हो रही है यार, तो कुकीज़ खा रहा है। सुबह मैं जिम गया हूँ, वो बंदा जिम में था, कार्डियो कर रहा था, मैं वापस गया हूँ, मेरा एक शूट था, फिर मैं वापस आया हूँ 3 घंटे बाद, वो कार्डियो कर रहा था। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोला वो कुकीज़ खाई थी ना, 2 घंटे में वो निकली हैं। मैंने कहा तो तीसरा घंटा है। बोला 1 घंटा तो मेरा नॉर्मल कार्डियो रोज़ का, ये 2 घंटा कुकीज़ के लिए था जो मैंने खाई हैं। तो ये उनका डिसिप्लिन होता है। अगर आपको वो फिजिक चाहिए जो आप जिससे इंस्पायर हो रहे हो, वो एक लाइफस्टाइल है, वो कैरी कर। और दूसरी बात, दिस इज़ देयर प्रोफेशन। यस, सबसे बड़ी बात तो ये है। यस, वो प्रोफेशन है। बट मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका ये प्रोफेशन नहीं है, लेकिन वो बहुत हाई लेवल पे कैरी कर रहे हैं स्पोर्ट को। अब जैसे रेयान टेरी की बात कर ली, वो एक बिजनेसमैन है, वो आया बॉडी बिल्डिंग में, वो नहीं सक्सेसफुल कर, फिजिक बहुत अच्छी फिजिक है, बट प्रोफेशनल फिजिक में वो नहीं प्रो कार्ड ले सका, वो चला गया। अब बाकी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं यार, बैरिस्टर, एक सिक्योरिटी कंपनी चला रहे हैं, लेकिन उसका शौक है, वो इंटरनेशनली मेडल ले चुका है, दुबई में, थाईलैंड में और जगहों पे। वो एक पैशन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आपको शौक है और तो अगर मेरा ये प्रोफेशन नहीं तो मैं कर ही नहीं सकता।
यस इट्स नहीं कर सकते और हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी जिम को देनी है। जो लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना, यार इसकी तो ज़िंदगी जिम में डेडिकेटेड, नहीं भाई। वो 4 दिन 30 मिनट करता है, इंटरनेशनल कॉम्पीट कर चुका है, मेडल भी ले चुका है, उसने उस और लेवल की ये फिजिक मैटर बनाई ये है। करता है क्या नहीं करना ये पता होना चाहिए, Yes. और जिम से बाहर और वर्कआउट से बाहर क्या क्या करना है ये पता होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो 5% है, 95% क्या कर रहे हो Yes, वो आप मैटर घर पे करता है। बैठ के क्या कर रहे हो, आपकी स्लीप क्वालिटी वो मैटर कैसी करता है, है। आपका लाइफस्टाइल स्ट्रेस कैसा मैनेजमेंट है, कैसा है। स्ट्रेस मैनेज, कॉर्टिसोल लेवल। और सबसे बड़ा मसला, लोग बोलते हैं यार ये बेली फैट नहीं जा रहा। एग्री, अगेन चेक योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, चेक योर कॉर्टिसोल लेवल्स। यहाँ मसला आता है। भूखे मरने से कुछ नहीं होगा, मैं भूखा मरता रहूँ, कहाँ जाओगे? क्योंकि एट द एंड यू आर नॉट मेड ऑफ फ्लेश एंड बोन्स, यू आर मेड ऑफ हार्मोन्स। यस, अब मसला यही है ना, लोगों को लगता है यार अब तो इतनी कैलोरी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा एक अचीव कर लेते हैं, बहुत कम हो जाता है उनका वेट, मसल भी दिखना शुरू हो जाते हैं, अब एंड में उनकी बेली, लोअर चेस्ट थोड़ा रह जाता है। यार अब तो मैं बहुत कम कैलोरीज पे आ गया हूँ, इससे तो कम कर ही नहीं सकता मैं। एग्री, अब कैलोरीज का मसला नहीं है। नाउ चेक योर स्ट्रेस हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल, कहीं वो तो ख़राब नहीं है। अगर कॉर्टिसोल आपका ख़राब होगा तो आप बार बार आपके ब्रेन को यू नीड ग्लूकोज, और आप अगर ऊपर से नहीं ले रहे तो आपका लिवर फजूल में ग्लूकोज बनाना शुरू कर देगा। वो कहीं फजूल में तो नहीं बना रहा, ब्लड शुगर डिस्टर्ब हो रहा है आपका, जिसकी वजह से वो एंड का फैट नहीं जा रहा। क्योंकि आप जब कीटो डाइट पे भी हो, जब आप जीरो कार्ब्स ले रहे हो, आपकी बॉडी कार्ब्स बना सकती है, शुगर बना सकती है, आपका लिवर बनाता है। क्या न्यू ग्लूकोजेनेसिस क्या यस, होता है वो? ग्लूकोजेनेसिस आपका काम हाँ, करता है हाँ। बॉडी में, वो आपको फजूल में बनाता रहेगा। इसलिए जो डायबिटिक की बीमारी में लोगों को बोलता हूँ, इट्स नॉट पैनक्रियाटिक डिजीज। जो टाइप 2 है, इट्स अ बेसिकली आपका लिवर और आपकी पेनक्रियास का सिग्नल मैच नहीं कर रहा। क्योंकि टाइप 2 में पेनक्रियास तो इंसुलिन दे रहा है आपको, बिल्कुल वो दे रहा है। लेकिन वो मैच नहीं कर रहा, जितना लिवर आपका ग्लूकोज बना रहा है उससे वो मैच नहीं कर रहा। तो आपको मैच करना है बस। जहाँ आपने मैच कर लिया, एक छोटी सी एग्जांपल है, अभी कुछ दिन पहले एक अंकल आए हुए थे जिम में, मैंने उनसे बोला यार आप व्हाट अ फिजिक मैन, आपकी एज का? बोले मेरा 60 साल। ही लुक लाइक अ बफ बॉडी बिल्डर। मैंने कहा यार आप तो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग। कह रहा है नहीं भाई क्या हो गया? मतलब फिर कह रहा है यार 10 साल पहले डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी, कनाडा में रहता हूँ। मैंने कहा तो ये फिजिक? कह रहा है यार पता नहीं है, मैं तो बस डायबिटीज़ को मैनेज, मेरी फटती बहुत है, डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए प्रोटीन, अब खाना क्या बचा, पीछे प्रोटीन ही बचा है, कार्ब्स मैं खा नहीं सकता हूँ, डायबिटीज़ है, इंसुलिन से मुझे डर लगता है, तो मैंने कार्ब्स बंद कर दिए हैं, फैट्स और प्रोटीन पे हूँ, और ट्रेनिंग करता हूँ हैवी, ताकि जो बचा कुछ ब्लड शुगर निकलता है वहाँ से बंद कर देता हूँ, दवाई नहीं लूँगा, ब्लड शुगर बंद करता हूँ ट्रेनिंग से, फजूल का। ये करते करते उस बंदे की बॉडी बन गई, और मुझे वो ऐसा लग रहा है एक प्रोफेशनल आंख से मैं देख रहा हूँ, इज लाइक अ बफ बॉडी बिल्डर। हाँ, इसका मतलब बाय प्रोडक्ट था ये, एक Yes. प्रोसेस का, जो प्रोसेस पे उसने फोकस किया है। हमें बेसिकली प्रोडक्ट पहले चाहिए होता है, प्रोसेस कौन दिखता है भाई, ये बहुत बड़ा मसला ठीक है। आपको अगर किक स्टार्ट करने के लिए चाहिए, इट्स फाइन, देयर सो मैनी सप्लीमेंट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं, या ड्रग्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। भी एक चीज़ आई हुई है लाइक ओज़ेम्पिक, मैं इसी पे आने वाला था। हाँ। पागल हुए में लोग। लाइक हाँ, मेरा पहला क्लाइंट ओज़ेम्पिक पे था लाइक 2016 में। राइट नाउ इट्स रूट्राजाइड, ट्रेपेजाइड आ गया, रूट्राजाइड आ गया, अभी दुनिया वहाँ चल रही है और हम ओज़ेम्पिक पे खड़े हुए हैं। हाँ, और लोग पागलों की तरह यार 5 mg के 2-3 लाख रुपए दे रहे हैं। इट्स नॉट वर्थ इट, लिटरली इट्स नॉट वर्थ इट। अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो ना उस पर, तो बिलीव मी आप दुनिया का बहुत अच्छा कोच हायर कर सकते हो, जो आपको उसके बगैर आपका मसला हल कर सकता है। लाइफस्टाइल सेट कर देगा आपका। आपका ऐसा मसला हल करेगा कि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो कुछ भी नहीं है, GLP-1 एगोनिस्ट है, आपकी भूख मारी, लेकिन ऐसे जैसे ही आप छोड़ते हो, वो जो रिसेप्टर आपके क्रेव करते हैं, तो जिन लोगों ने 10 kg लॉस किया वो 20 kg गेन करते हैं। वही वाली चीज़ है, एक्सट्रीम डाइट्स वाला सीन है। तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इससे बेहतर है जब आप 2.5 लाख रुपए 5 mg पे खर्च कर रहे हो, और आपको 10-15 लाख रुपए उस पर खर्च करने, तो $1000 में तो दुनिया का बेस्ट कोच मिलता है आपको। आप उसको हायर करो, वो आपको उस लेवल पे ले जाएगा कि आप खुद चलती फिरती फैट बर्निंग मशीन बन जाओगे। हाँ, मसला सारा ये है कि उस तरह के कोचेस जो है ना, वो इतने वोकल नहीं है जिस तरह के बिग फार्मर्स हैं। यस, जाहिर है बिलियंस ऑफ डॉलर्स FDA, पीछे जाते हैं, yes. FDA सब कुछ है, सबके अल्टेरियर मोटिव्स हैं उसके पीछे। तो जाहिर है जो एक तुम जैसा मुझे जैसा कोच बैठा हुआ, वो कभी इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता अपने कम्युनिकेशंस पे। yes. वो जो जिस लेवल पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो तो मैं एक ब्रांड के साथ काम करता, लाइक इनहैंस एथलीट जो बैन हो चुका है, हम FDA से लड़ रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। 3 केसेस हमारे ब्रांड पे अगेंस्ट FDA ने किए हुए अमेरिका में हम पे, जिस पे अभी एक केस ट्रंप ने हमें ख़त्म करवा के दिया है, क्योंकि ट्रंप लाइक इनडायरेक्ट क्लाइंट है हमारी एक सिस्टर कंपनी का। ओके। तो उसमें हमारा एक केस अभी ख़त्म हुआ है। अभी उसने FDA को भी बड़ा डंडा किया है कि हम मेडिसिन की प्राइस कम करेंगे। अगर आपने न्यूज़ देखी हो कि हमारी जो चीज़ $300 की है वहाँ UK में $30 की कैसे है, तो अभी उसने डंडा किया है इस बिग फार्मा पे बहुत बड़ा। इसके पहले एक डेस्का का एक रूल आया था एस्ट्रोजन पे और
एंटी एस्ट्रोजन पे और इस पे सार्म पे। लाइक अब एक ड्रग उनके मुंह में फंसा हुआ है FDA के कि वो बैन करना चाह रहे हैं उसको, लाइक नॉल्वाडेक्स, आपको शायद पता होगा, इट्स एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग जो Okay. फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में बहुत कॉमनली सक्सेसफुली यूज हो रही है, ओके बट इट्स अ सार्म, Okay. सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर सही मॉड्यूलेटर। है। उन्होंने उसको बैन कर दिया क्योंकि उस एक चीज़ की वजह से 10 चीज़ें चल रही थी, 10 बीमारियां कवर हो रही थी, कैंसर के साथ दूसरे मसले कवर। अब उन्होंने बोला यार ये बैन करो, 10 दवाइयां देंगे हम। अब छोटी सी एग्जांपल है, हर चीज़ का एक गुड यूज़ है, बैड यूज़ है। एक बंदा, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड का इशू है, टेस्टोस्टेरोन फार्मास्यूटिकल नहीं बनाया, रिसर्च करके बनाया, उनके लिए बनाया जिनको जेनेटिकली डिसऑर्डर था। वो बैड वे में यूज़ हो रहा है ड्रग में, अलग बात है, बट उसका रीज़न ये था कि एक बंदे की बॉडी नहीं बना रही, उसने 70-80 साल तक ज़िंदगी गुजारनी है, वो बहुत टॉक्सिक होगा बगैर टेस्टोस्टेरोन के एक मेल, वो घर वालों के लिए अजाब होगा, अपने लिए अजाब होगा। और जितने भी मेल सुसाइड जो करते हैं 98% इट्स अ लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मसला ये है, वो इतना टॉक्सिक होगा अपने एनवायरनमेंट के लिए, अगर वो नहीं भी करता सुसाइड, वो हर बात पे चढ़ेगा, ना उससे काम होगा, ना वो पढ़ सकता है अच्छा, ना वो परफॉर्म कर सकता है अच्छा, ना फिजिकल हेल्थ उसकी अच्छी होगी, 10 दवाइयाँ खाएगा उसके लिए। उन्हें टेस्टोस्टेरोन बनाया, ठीक है ऊपर से नहीं बन रहा, आप लगाओ टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट डोज पे जाओ, TRT, एंड देन आप अच्छी लाइफ गुजार सकते। उनको समझ आया यार ये तो काम ख़राब कर दिया हमने, हाँ, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, इसके बाल खराब होंगे, स्किन खराब होगी, आंखें खराब होंगी, अच्छी मार्केट चिड़चिड़ा खराब हो जाएगी होगा, हमारी। पाँव खराब होंगे, जॉइंट्स खराब होंगे, ये सब दवाइयाँ बिकेंगी। इतनी दवाइयाँ बिक रही हैं, ये एक छोटी सी दवाई मसला हल कर रही है। नहीं भाई, हाँ। इसको टैबू बनाओ। ओके, स्टेरॉइड मैन, दिस इज अ स्टेरॉइड, नहीं ये नहीं ले तो सकते। TRT को भी इन्होंने साइडलाइन किया हुआ है। टैबू TRT US के अंदर अगर आपको ज़रूरत भी है तो आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं करती। ओके, यस, बिकॉज इट्स FDA वो दवाइयाँ बेचेगी इंश्योरेंस पे जो आप 10 दवाइयाँ लो। TRT यही केस चल रहा है हम पे, यही हम लड़ रहे हैं वहाँ पे। दिस इज मतलब आई कैन रिलेट, क्योंकि कॉर्पोरेशंस थिंक लाइक दिस। यस, तो ये सबसे बड़ा मसला है हमारा। जबकि TRT इज़ आई थिंक कि मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है, US में लेते भी हैं लोग, जैसे भी लेते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि यार 60-70 साल में अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है, ये माइक साइट्रेल और 2-3 लोगों में मैंने सुना है कि भाई अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है जो आपकी ज़िंदगी में 30-40 साल ऐड कर सकता है, वाई नॉट? यस, उसको आप टैबू क्यों बना रहे हो, उसको आप वो क्यों Management, बना it's रहे हो? all हाँ, about इट्स ऑल अबाउट management. मैनेजमेंट। आपको पता है डोजेज कितनी लेनी, क्या करना है, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है छोटी कि सी एग्जांपल दूंगा ना, चलो मेल के अंदर आप टैबू बोल भी सकते हो, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल आज से 50 साल पहले जो 60 साल के बंदे का टेस्टोस्टेरोन था, आज वो 25 साल का है। लाइफस्टाइल ख़राब है, अर्बन लाइफस्टाइल में गुजार रहे, ठीक है, बट एक हमारी नेचुरल चीज़ है जो मैं फीमेल्स के लिए बात करूंगा, उनका मेनोपॉज होना ही होना है, चाहे वो एक गाँव की फीमेल हो, हाँ। चाहे वो एक शहर की फीमेल हो। अब उनके हार्मोन्स ख़त्म, प्रोजेस्टेरॉन गया, टेस्टोस्टेरोन गया, उनकी बहुत बुरी लाइफ है, बहुत बुरी लाइफ है। सही कह रहे हो। एस्ट्रोजन है उनकी बॉडी में जिसकी वजह से वो जंबा जी रहती हैं, उनका हार्ट प्रोटेक्टिव होता है, हार्ट की बीमारियां उनको नहीं होती, बट फिर भी बड़ी चिड़चिड़ी लाइफ है उनकी। उनके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट इज बेसिक नीड। उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट पे जाना, और हम इस अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं अभी। फॉर क्वालिटी एजिंग। यस, क्योंकि अब कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, वेलनेस क्लिनिक बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मेरी US के जानने वाले हैं, कुछ मेरे थाईलैंड के जानने वाले हैं जिनके साथ मैं ये काम कर रहा हूँ। अवेयरनेस वो कहता है अपने मुल्क में भी दो। कुछ यहाँ मेरे डॉक्टर्स के साथ मेरा लाइन है, जो अब जैसे मेरी सिस्टर है, मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ कि गो फॉर द एंडोक्रोलॉजी, ताकि मैं वेलनेस के लोगों को, फीमेल्स को मसले पता चलें। यहाँ मेरी कुछ क्लाइंट्स हैं जो उन डॉक्टर्स के साथ अलाइन है जो HRT कर रही हैं, फीमेल क्लाइंट्स मेरी 50+ हैं। वो कह रही हैं यार इतना लाइफ चेंजिंग, मैं तो चाह रही हूँ पकड़ के लोगों को दूँ, पकड़ के अपनी एज की फीमेल्स को दूँ। अब ये मजबूरी बन गई है ना HRT, लेकिन आपको भी FDA नहीं करने देगा ये काम, क्योंकि वो फीमेल 10 दवाइयाँ लेगी, उसको ब्लड प्रेशर के मसले होंगे, उसको जॉइंट्स के, उसके मसल के, ब्रेन के चीज़ें। अब वो 10 दवाइयाँ नहीं बिकेंगी अगर हार्मोन्स बैलेंस हो गए, फिर वो वही 25 साल की हो जाएगी, और फिर उसके वो मसले नहीं है बुढ़ापे वाले, तो बुढ़ापे वाली दवाइयाँ नहीं हैं, तो बच गई। अगर वो 25 साल अब ज़िंदगी गुजार रही है तो 25 साल का वो कस्टमर चला गया। इसी वजह से फिटनेस प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स में फड्डा रहता है। yes, yes. ये लेकिन एक मैं एक वजह। चीज़ बताऊं, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। सॉरी सीनियर डॉक्टर्स से मैं एक बात कह रहा हूँ, यू डिड पैथेटिक जॉब मैन। मतलब आप लोग जो है ना लकीर के फ़कीर हैं, हाँ, लिटरली। मेरे जो यंग डॉक्टर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे टीम, मतलब मैं अगर एक बॉडी बिल्डिंग, इट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट यस, बट एक पूरी टीम है मेरे पीछे, न्यूट्रिशन कोचेस, हार्मोनल डॉक्टर, मेरा कंसल्टेंट, मेरे डॉक्टर्स। वो अब जो नए, मैंने एक सीनियर डॉक्टर नहीं उठाया,
मेरा डॉक्टर मुझसे 1 साल छोटा है, और वो जो मुझे काम करके दे रहा है ना, वो तो आप कभी नहीं सोच करके भी दे नहीं सकते रहे। ये। मुझे मेरा सीनियर डॉक्टर बोलता है ये एंटीबायोटिक, ये गट खराब हो गया, तुमने गलत खाना खा लिया। मेरा यंग डॉक्टर बोल रहा है गो फॉर 48 आवर फास्टिंग मैन, खुद से रीसेट होगा। ये मेरा वो डॉक्टर है जो मुझे ये काम करके दे रहा है। लाइक आप जो सीनियर डॉक्टर्स हो, वो मेरे यंग डॉक्टर्स मुझसे एक सवाल कर रहे हैं, थायराइड पेशेंट, यार तुम्हारी क्लाइंट है थायराइड है, इसका सॉल्ट इंटेक कितना है, कार्ब इंटेक कितना है। सीनियर डॉक्टर सिर्फ दवाइयों पे लगा रहा है। मैं एक केस बता रहा हूँ आपको, हमारे एक सीनियर डॉक्टर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सीनियर डॉक्टर, हार्मोन्स के। मेरी एक क्लाइंट हार्मोन्स के लिए उनके पास गई, आपके ब्लड वर्क्स ये आ रहे हैं, थायराइड पेशेंट थी, हाइपर थायराइड, आपने ये ले लें, ये दवाइयाँ चल रही हैं, 6 महीने बाद दोबारा अपॉइंटमेंट है। वो 6 महीने बाद गई, ठीक है बेहतर हुआ है, ठीक है एक डिजीज़ है, आप कंटिन्यू रखें, हम 18 महीने तक कंटिन्यू, 3 महीने बाद आप दोबारा आएँ। 3 महीने बाद मैंने और डॉक्टर ने डिसाइड किया, यंग डॉक्टर में, लेट्स इंक्रीज हिज कार्ब इनटेक एंड सॉल्ट इनटेक फॉर फ्यू डेज बिफोर द टेस्ट, क्योंकि हर अपॉइंटमेंट से पहले टेस्ट था। वो डॉक्टर के पास, दवाई बहुत अच्छा काम कर रही है यार, ज़बरदस्त यार, यही थोड़े दिन और डोज में कम कर रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू रखेंगे, डोज कम कर दी। अगली बार हमने वो नहीं किया काम, वैसे ही टेस्ट कराया, आपकी रिलैप्स कर रही है बीमारी, दवाई कम नहीं कर सकता मैं, इसको कंटिन्यू करें। ये मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिसका सबसे बड़ा नाम है हमारी एंडो में इस वक्त कराची का। और मैं उस बंदे ने, हर एंडोक्रोलॉजिस्ट की क्लिनिक के अंदर एक न्यूट्रिशन का क्लिनिक होता है, एक दिन मेरी उस क्लाइंट को, उनको नहीं पता कि मैं पीछे हूँ, बट एक उनकी पेशेंट हैं, एक दिन उस क्लाइंट को उन्होंने न्यूट्रिशन क्लिनिक पे रेफ़र नहीं किया। ठीक है वो खुद डॉक्टर हैं, जो क्लाइंट है वो खुद डॉक्टर है, लेकिन एक दिन न्यूट्रिशन क्लिनिक पे मैं एक दिन गया हूँ उन डॉक्टर के पास ऐसे ही अपनी कंसल्टेंसी के लिए। डायबिटीज़ के और हार्मोन, थायराइड और डायबिटीज़ के पेशेंट को देख रहे होते हैं हमारे एंडो, नॉर्मली उनकी प्रैक्टिस वही है। मैंने 8-9 लोगों के बाद मैं गया अंदर बैठा हुआ था लाइनअप में, और ये मैं पाकिस्तान के बेस्ट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। एक बंदा भी उस क्लिनिक के अंदर नहीं गया, मैं खुद गया हूँ। मैंने कहा यार आपके तो बड़े मज़े हैं, वो अंदर बैठी हुई थी घंटे, बोले क्यों? मैंने कहा आपको तो बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं यार, एक बंदा रेफर नहीं कर रहा डॉक्टर आपको। मतलब डायबिटीज़ का एक बंदे को मसला है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, वो डॉक्टर दवाइयाँ तो दे रहा है, आपको पास भी तो भेजेगा यार भाई ये खाना ये नहीं खाना। मैं इतने दिन से यहाँ आ रहा हूँ, मैंने तो एक आपका क्लिनिक तो मुझे लगता था बंद है, न्यूट्रिशन बाहर लिखा हुआ है लेकिन बंद रहा, मैंने तो आज खोल के देखा तो आप अंदर बैठी हुई। तो बोल रहे क्या करें, डॉक्टर साहब जो बोलेंगे वही करेंगे। तो मैंने कहा यार आप प्रैक्टिस कैसे चल रही है आपकी? बोल रही है देख लेती हूँ महीने में 4-5 क्लाइंट। और ये तो तुम्हारे जो डॉक्टर्स हैं बड़े हैंड पिक्ड होंगे ना, जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अभी भी इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर सीनियर डॉक्टर्स या मिडिल एज डॉक्टर्स वगैरह, उनका भी ये नहीं है, वो नहीं रिसर्च पे जाते। और ख़ास तौर पे देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंटिव केयर एंड रिएक्टिव केयर, वो ज़्यादा रिएक्टिव केयर है। और आप जब भी देखो जो कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं ख़ास तौर पे, उनके जो मेडिकल के बिल्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो नाउ दे आर कमिंग टू टर्म्स विद द फैक्ट कि यार प्रिवेंटिव केयर इज़ द नेम ऑफ द गेम, कि जितना प्रिवेंट करोगे उतना बेहतर है। जो मेरे साथ डॉक्टर हैं, यंग डॉक्टर जो मेरे टीम के साथ काम करते हैं या उनके सर्कल में जो लोग हैं, मुझे इतनी अच्छी लगी बात, वो मुझे कह रहे हैं कि यार हमें न्यूट्रिशन के कोर्स करने हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि उनकी जो एक्चुअल न्यूट्रिशन की, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कुछ डॉक्टर्स को कोच किया, ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसा हो यार फहद ये हम जानते हैं सब, ये चीज़ हमें पता है, लेकिन हमने कभी इस तरह सोचा नहीं, एप्लीकेशन सोची नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी भी होती हैं, उनका एक क्लास होती है, हाँ, एनाटॉमी पढ़ी भी होती है, बेसिक सब कुछ पता है, लेकिन ये किस तरह काम करता है, कैसे करता है। प्रोटीन, भाई मैं एक डेंटिस्ट है हमारे जिनको मैं कोच करता हूँ, ना होने के बराबर प्रोटीन जब समझाया मैंने, कोलाजन प्रोटीन वगैरह, मैंने कहा मैन यू मस्ट नो दिस थिंग। तो बोले हाँ ये सब पढ़ा हुआ यार हमने, लेकिन सिलसिला सर इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं है। तो उसमें यह है कि मुझे तो लगता है कि फिटनेस प्रोफेशनल्स की और डॉक्टर्स की पार्टनरशिप बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे आपकी है कि यार यू गाइज नो, क्योंकि एक फिटनेस प्रोफेशनल बीमार होता है डॉक्टर के पास ही जाएगा, और एक डॉक्टर अनफिट होगा तो फिटनेस प्रोफेशनल के पास ही आएगा। ये चोली दामन का साथ है, बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं चल सकता। नॉर्मली अब मैं जिस तरह काम करता हूँ, लोगों को शायद मैं दिख रहा हूँ कि वो डॉक्टर्स अपनी लाइफ में लगे हुए दिखते नहीं, मेरे पीछे उनके मतलब बहुत बड़ी सपोर्ट है। मेरे साथ एक फीमेल डॉक्टर है, एक मेल डॉक्टर है यंग, मेरे साथ एक एंडो है, मेरे साथ इस तरह के पूरी एक टीम चल रही है पीछे, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। जो मेरे क्लाइंट्स को डील करते हैं, मैं उनको कॉल रेफ़र करता हूँ, फीमेल है, उनके हार्मोन्स के इशू है, मैं नहीं, हमारे यहाँ टैबू है एक,
तो मुझे उस फीमेल डॉक्टर के पास भेजना पड़ता है, जो उसकी डाइट फिर मुझे उस हिसाब से प्लान करनी पड़ती है अकॉर्डिंग देयर साइकिल्स। अब हमें इसको टैबू समझा जाता है, हमें नहीं पता होता कि यार वर्कआउट का डीलोड देना है, अब इनका साइकिल हमें पता ही नहीं होता यहाँ पे। तो फिर वो एक डॉक्टर हैं जो उसके साथ कनेक्ट करती हैं और सारी चीज़ें पूछती हैं और फिर मुझे बताती है कि इनके इस डेज पे आपने ये डेज हैं, ये सीन है, फिर उस हिसाब से उनको ट्रेन करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें डॉक्टर्स भी अच्छे चाहिए, लेकिन अभी बहुत टाइम चाहिए हमें इस इंडस्ट्री में, हम लोग बहुत पीछे हैं। और फिर दूसरी चीज़, हम लोग ये तब तक कुछ चीज़ें हम ब्लैक करते रहेंगे जब तक हम फाइनेंशियली बेहतर नहीं होंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला फाइनेंशियली, कि मैं अगर जाके 12-12 लाख रुपए के कोर्सेज कर रहा हूँ तो मैं ठीक है, मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भी फाइनेंसेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं चार्ज करूँगा तो ही मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अक्सर लोगों से यही कहता हूँ कि यार 3-5 हज़ार के लिए आप लोग अपनी लाइफ दाव पे लगाते हो, सही है। $3,000 या $300 पे कोई अगर आपको काम करके दे रहा है और आपका लाइफस्टाइल पैटर्न ठीक कर रहा है और आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर कर रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट है, उसको खर्चा ना समझो। क्योंकि एट द एंड तुम्हारे, आपने जो बताया अभी, जो बताया कि यार TRT की वजह से बेसिकली आपके 100 मसले हल हो जाते हैं, सही है, जो कि एजिंग से आपके आएंगे और बिग फार्मा नहीं करने देगा आपको। तो यू नीड टू बनाया उन्होंने ही है, बनाया प्रोडक्ट भी उनका ही है, अभी भी उनका ही है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो यार ये तो बड़ा मसला हो गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करें। अच्छा मुझे ये बताओ कि PCOS के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडेमिक है, मतलब हर तकरीबन दूसरा केस PCOS का निकलता है। तो व्हाट आर द मेजर रिकमेंडेशंस के वर्कआउट किस तरह करना चाहिए, न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, मेडिकेशन पे कितनी रिलायंस होनी चाहिए? नंबर 1 इट्स इंसुलिन सेंसिटिविटी इशू। सबसे पहला, आप गाँव के लोगों को देखोगे ये नहीं है मसला, अभी भी हमारी गाँवों में बहुत पीछे हैं। हम लोगों को लगता है शहर के लोग, हम समझते हैं गांव के लोग बहुत पीछे हैं, बट हेल्थ में हमसे बहुत आगे हैं, लिटरली बहुत आगे हैं। फुल ऑर्गेनिक है। यस, सर्कैडियन रिदम उनका बहुत अच्छा है, उनको PCOS के मसले नहीं हैं, उनके यहाँ फर्टिलिटी इशूज़ नहीं हैं, उनकी बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है। लाइक हम रोते हैं कि यार इतने गाँव वालों के इतने बच्चे हैं, लाइक सो जस्ट इमेजिन फर्टिलिटी लेवल उनका कितना अच्छा है उन फीमेल्स का। रीज़न क्या है? ईजीली जो चीज़ें मिलने लग गई आपको, और हमने एक और चीज़ कर दी, यार अभी खा लो, आगे चल के तो बंद ही होना है। हमने कुछ बीमारियों को एज से रिलेट कर दिया है कि 35-40 साल की उम्र में आपको डायबिटीज़ या आपको हार्ट कंडीशनिंग होना है। और फीमेल को PCOS के मसले यार होने ही हैं, अगर आपको नहीं है तो नहीं है। वो ऐसा नहीं है, वो उन फूड का साइड इफेक्ट है जिसको आपने कॉमन कर दिया है। सही कह रहा हूँ। वो अभी नहीं आ रहा, वो साइड इफेक्ट आना है, लेकिन अगर आप उन फूड को मॉडरेट वे में लेना शुरू करो तो वो नहीं आएगा। लाइक आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाना बिल्कुल बंद कर दो, आप हफ्ते में 1-2 जो दिल करता है खाओ, लेकिन हेल्दी फूड खाओ, ज़्यादातर 80% हेल्दी खाओ, 20% आपको जो दिल कर रहा है आप खाओ। आपको ये लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होंगे। वो न्यूट्रिएंट डेंस खाओ, कैलोरिक डेंस से दूर रहो, आपको मसला नहीं होगा। आप वो भी खाओ जो आपका दिल कर रहा है, ऐसा नहीं कि बंद कर दो, लेकिन ये भी खाओ। अब मेरी जो टीचर थी डॉक्टर डोमिनिक डायर, उनका एक जुमला था, न्यूट्रिशन में कुछ भी गलत नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ अनहेल्दी नहीं है। गुड फूड बैड फूड नहीं है। 3 W's इन न्यूट्रिशन, व्हेन, व्हाट, व्हाई। ब्यूटीफुल। अगर थर का एक बच्चा है, उसको मैं रोज़ाना का एक मैकडॉनल्ड्स का बिग मैक दूं और मैं एक शहर के बंदे को दूं, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? जो थर का बच्चा है वो 1 हफ्ते के बाद ज़्यादा हेल्दी होगा, कि मैनुअल वर्कआउट भी ज़्यादा है उसके पास लाइफस्टाइल बेहतर है, वैसे ही डेंस, अभी उसकी न्यूट्रिशन ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे उसकी बॉडी उसको कन्वर्ट इनटू कोलेस्ट्रॉल नहीं करेगी, अभी बेसिक नीड्स पूरी करेगी, चाहे वो मैक ही क्यों नहीं खा रहा है। लेकिन यही बंदा अगर शहर का खाएगा, उसका तो 1 हफ्ते बाद बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। तो कोई चीज़ गलत नहीं है, आप सब खा सकते हो। पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है कि कहाँ, व्हाट, कब, क्यों और किस लिए। ये अगर आप समझ जाओ कि ये मैं इस टाइम ये खा सकता हूँ, मेरे लिए ठीक है। सिंपल सी बात है, पोस्ट वर्कआउट के बाद मेरे क्लाइंट्स, इवन दे आर ऑन फैट लॉस, दे ड्रिंक द शुगर केन जूस, द कैंडीज। मैं पोस्ट वर्कआउट पे उनको सिंपल डेक्सट्रोज बेस्ड कार्ब्स भर के देता हूँ, लाइक 60, 70, 80 ग्राम्स। अक्सर लोग बोलते हैं यार इससे कैसे होगा यार, फैट खराब तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। राइट नाउ वही लोग 6-7% बॉडी फैट पे प्रोफेशनल लोग खड़े। मेरा पर्सनल पोस्ट वर्कआउट 100 ग्राम ऑफ कार्ब्स है, जिससे मेरा वेट नहीं गेन हो रहा। मैं फंसा हुआ हूँ इस गर्मी की, ऐसे वेट नहीं गेन हो रहा मेरा। वो चैनलाइज किस तरह कर रहा है आपकी बॉडी में चीज़ों को, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वही व्हेन, व्हाट, व्हाई, किस टाइम किस चीज़, क्या चीज़ खा। अब मैं रात को, आधी रात को उठ के वही 100 ग्राम कार्ब्स खाऊंगा तो मेरी बेली फैट जाना ही जाना है। यार आप लोग सोचो ना कि न्यूट्रिशन की साइंस को कितना हल्का लिया हुआ है लोगों ने। मतलब मैं कभी कभी सर पकड़ के रह जाता हूँ। अच्छा, बिन देयर डन दैट, मैं भी ज़ाहिर है उन लोगों में रह चुका हूँ।
जब पढ़ना शुरू किया 8-10 साल पहले देखना शुरू किया, एक्सपीरियंस किया चीज़ों के साथ, वरना मेरा भी जहन में ये था कि खाओ सब कुछ, वर्कआउट करते रहो सब सही हो जाएगा। कभी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाया, लेकिन पिछले 10 साल से चीज़ों को बेहतर किया। जब तक फूड नहीं पकड़ा ना, जब तक मैंने अपने पेट में, आप यकीन करो 33 ईयर्स की एज में मैंने 4 डब्बे देखे थे अपने पेट पे, और मुझे नहीं लगता था कि मुझे लगता था कि मेरी जेनेटिक्स में नहीं है शायद एब्स। सही है, क्योंकि ज़्यादा 9 to 5 प्रोफेशनल था, बैठते उठते हम लोग बातें ऐसी करते थे, हम लोग फुप्पा खालों की तरह बातें करते हैं ऑफिस में बैठ के, अबे छोड़ यार ये वो टीके लगाने से होता है, उससे होता है, उससे होता है। लेकिन जब उनसे थोड़ा बाहर स्टेप आउट किया, मैं तो अक्सर लोगों को ये बताता हूँ कि मैंने व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर ICI पाकिस्तान, तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल थे, वॉज वेरी क्वालिफाइड बंदा, वो मेरे पीछे बैठे हुए थे, हम लंच कर रहे थे मैस में ना, तो लंच भी बड़ा ज़बरदस्त होता था वहाँ पे ना, 5 कोर्स मील होता था, लोग मंड के खाते थे, मैं अपना छोटा सा मील खाता था, मुझे वो तरसीवी निगाहों से देखते थे, बाद में मुझसे पूरे डगार मार के कि यार कुछ बता यार, पेट कम करना है, तो मैं उनके सामने कर रहा होता था। मैंने कहा आई डोंट नीड टू टेल यू, आई वॉज डूइंग इट। तो मैंने पीछे से आई जस्ट ओवर हर्ड अ कॉन्वर्सेशन, और बंदे ने कहा कि यार कल ना मैंने वो ट्राई किया यार वे प्रोटीन, तो जिम जा रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आया, मैं ज़रा ट्राई कर रहा था उसको, तो बोला कैसा हुआ? बोला यार मुझे पता नहीं चला इतना कोई रिजल्ट, क्योंकि मैंने पता नहीं उसे क्या बोला कि मैंने बहुत सारा पानी पिया उसके बाद। तो बोला तो क्यों पिया? तो बोला आई जस्ट वांटेड टू फ्लश इट आउट फ्रॉम माय सिस्टम एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वो ज़ाहिर है कंटामिनेंट्स हैं और केमिकल्स हैं, ये हैं वो हैं। अच्छा, मुझसे रहा नहीं गया, मैं लंच के बाद मुझे पता था कहाँ बैठने में, उनके पास गया, मैंने कहा, क्योंकि ज़ाहिर है कन्फ्रंट करना एकदम अच्छा लगता, मैंने कहा आपने जो बात की थी वो मुझे थोड़ा सा लग गई। तो कहते हैं कि यार ज़ाहिर है वो एक सिंथेटिक प्रोडक्ट, तो मैंने लिया क्यों? तो उसने कहा नहीं यार ये ज़रूरी है, तो मैंने कहा भाई निकाला क्यों? ये कन्फ्यूज्ड। एक बंदा एक जिम में आता है, विटामिन वाटर की बॉटल उठाता है, और मुझे सही स्टूडेंट लग रहा था तमीज़ का, जो एक नर्डी बच्चे होते हैं, वो अंदर चला के थोड़ी देर बाहर आया और रिसेप्शन से पूछता है ये स्टेरॉइड तो नहीं है ना? फिर मैंने कहा व्हाट डू यू डू? तो कहता है मैं स्टूडेंट। मैंने क्या कर रहा हूँ? कह रहा है ACC कर रहा हूँ। तो मैं पढ़े लिखे आदमी लग रहा हूँ, ये विटामिन वाटर है बेटा। क्या हो गया तुम लोगों को? इवन देखिए ना, अब मसला ये है कि आप सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस होते हैं। हाँ, अब ये प्रोटीन की बात की, अब आयुष्मान खुराना ने एक बात हाँ, की थी, बहुत साल बड़ा लगता है। ब्लंडर। 3 साल लगते एक प्रोटीन जॉन अब्राहम तक ने बड़ा भंड मारा है 2-3 जगह पे करने के लिए। हाँ, हाँ, अब उसने क्या जुमला बोला, एक स्कूप ऑफ प्रोटीन को हाँ, डाइजेस्ट करने के लिए 3 इयर्स। हाँ, अब जस्ट इमेजिन, जो बंदा रोज का एक स्कूप पी रहा है, कितना ग्राम हो गया? सही 10-15 किलो हो गया। हाँ, पेट में 10-15 किलो पाउडर पड़ा हुआ है आपके, हाँ। डाइजेस्ट अगर नहीं हो रहा, कहाँ है? बहुत अजीब लोग हैं। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मारी है आपने यार। हमारी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने एग डाइट वगैरह स्टार्ट की थी, जान गए होगे। यस, बहुत वायरल गया है यार, ख़वातीन ने मुझे भेजा, मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स उन्होंने भेजा। पागल है। हाँ, तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने भेजा कि यार ये करूँ। मैंने खुदा को मान, मैंने कहा भाई वो कर सकती है, और वो यो डाइटिंग में बिलीव करती है, और उसके कुछ गोल्स होते हैं, और उसकी हालत देख, मेटाबॉलिक हेल्थ बर्बाद होगी उसकी, तो ये लाइफस्टाइल नहीं पता उसका, डोंट फॉलो दैट। तो हम सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, सबसे बड़ा क्विक फिक्सेस हैं सारे। जिन सेलिब्रिटीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए ना, उनका हमें बड़ा बोरिंग लगता है लाइफस्टाइल। बहुत क्यों यार, ये बंदा जिम जा रहा है, ये बंदा, फरहान सईद की मैं बात करूँगा, बंदा वर्कआउट कर रहा है, डाइट ले रहा है, मुझे मैसेज, यार भाई ये क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, मेरा ये शूट आ रहा है, मूवी आ रही है, ड्रामा आ रहा है, आई वांट टू लुक यंग, फेस फैट कम करना है, यंग लगना है, ये रूल है, ये वो बंदा बड़ा बोरिंग लगेगा। आप उसकी बात ना लोग न्यूट्रिशन में नहीं सुनते कभी भी। वो आपको अगर हर मूवी में फिट लग रहा है, और एक मूवी का उनका नाम नहीं लूँगा, बट एक गाना उनका फ्लॉप हो गया एक मूवी का, क्योंकि जो फीमेल थी वो आंटी लग रही थी उनके आगे, क्योंकि ये पतला होकर चले गए थे, बहुत दुबले बुले थे, वो बड़ा ख़राब हो गया था गाना। तो कह रहे थे यार सारी मेहनत बर्बाद हो गई, पता नहीं कौन किससे कर रही थी ट्रेनिंग, अब वो पर चली गई किसी आम ट्रेनर के पास, उनका फाके करा दिए, उसकी नाव लटक गई, तो लोग, और उनको पहले से इश्यूज थे, मेटाबॉलिक इश्यूज थे, और ओल्डर हो गई वो। कह रहे पूरा रोमांटिक गाना बर्बाद हो गया, ऐसा लग रहा है मैं किसी आंटी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा मसला शुरू हुआ यहीं से कि इनको चीज़ों नहीं पता थी, चीज़ें फजूल की करते चले गए, सारा काम इनका बर्बाद हो गया। अब ये जब, अब इनका एक बात थी, फजूल चीज़ें बहुत वायरल हो जाती हैं। फरहान मैंने एक बात की थी फॉर डाइट और ट्रेनिंग के हवाले से, कोई व्यूज़ ही नहीं थे, किसी ने नहीं देखा। क्यों? बहुत बेसिक बात थी, टाइम पे उठो, वर्कआउट करो, खाना अच्छा खाओ। हमें तो फैंसी चीज़ चाहिए ना, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ चाहिए, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड खिला दो, केला डाइट खिला दो, तरबूज डाइट खिला दो। आई रियली एडमायर द वर्क ऑफ समीत आलम, जो वो इस तरह की चीज़ों को वो करता है, बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड क्लेम्स को एकदम खुला, यार क्या कर रहे हो, ये जीरा वीरा सब वैसे भी यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसी तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हार्ट हेल्थ पे ज़्यादा बात होती है, डायबिटीज़ पे बात होती है, हार्ट हेल्थ पे बात होती है, लेकिन जब भी हार्ट हेल्थ की बात आती है ना, तो हम कार्डियो को कंबाइन कर देते हैं कि यार हार्ट हेल्थ है तो कार्डियो ही करना है। सही है,
सीन सारा ये न्यूट्रिशन भी उसमें काम कर रहा है, Yes. सही है। दूसरी चीज़ मसल मास भी काम कर रहा है, जो भी डॉक्टर गैब्रियल की बात की हम लोगों ने। तो मैं आई जस्ट वांट यू टू एलैबोरेट अपॉन दिस कि हार्ट हेल्थ के लिए आपका स्केलेटल मसल, क्योंकि हार्ट हेल्थ तो स्मूथ मसल से बना हुआ है ना बेसिकली, उसके लिए स्केलेटल मसल की कितनी इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। और अगर आप सिर्फ हार्ट हेल्थ की बात कर रहे हैं, अभी आप मसल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे। नॉर्मली अब मसला ये है कि हार्ट हेल्थ सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, हार्ट किसी का ख़राब नहीं होता। जब आप पैदा हुए हो एक फ्रेश हार्ट है, एक नॉर्मल आप एक लाइफ गुजार रहे हो, एक हार्ट हेल्थ आपकी अच्छी चल रही है, एक नॉर्मल है। लेकिन एक मसल है, उसको ट्रेनिंग चाहिए। अगर वो ट्रेनिंग में रहेगा तो एक अच्छी तरीके से धड़केगा। उसको एक पंप चाहिए, उसका रिलीज चाहिए। दूसरा, सर्कैडियन रिदम की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, नंबर 1 जिस तरह मैंने अभी बात की, आपको मिनरल डेफिशिएंसी, फिर आपकी स्लीप क्वालिटी, ये स्ट्रेस अफेक्ट ऑन योर हार्ट, सबसे नंबर 1 जो हमारा नॉर्मल है। अच्छा, स्ट्रेस से लोगों को एक चीज़ समझ आती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, नो, देयर इज़ वन थिंग, सिस्टमैटिक स्ट्रेस, जो ऑर्गन पे होता है, जो आपके हार्ट पे होता है, जो आपके ब्रेन पे होता है, जो आपके ऑर्गन्स पे, जिसकी ऐसे आपको लिवर पे होता है। सिस्टमैटिक स्ट्रेस इज़ अ नंबर 1 किलर ऑफ योर हेल्थ, जिसमें सबसे पहले आपका हार्ट जाएगा, फिर चीज़ें जाएंगी, लाइक आपको पल्पिटेशन होना शुरू हो जाएगी, आपका हार्ट इतना हेल्दी नहीं है। और इसकी छोटी सी एग्जांपल है, अगर एक बंदा ट्रेनिंग करता है और उसको कोई अचानक से कोई शॉक लगता है, तो उसके हार्ट में इतनी कैपेसिटी होगी कि बर्दाश्त कर लेगा, अटैक नहीं करेगा, ब्लॉक नहीं चौक नहीं करेगा स्ट्रेस में आके। बट एक बंदा जो बिल्कुल अनएक्टिव है, उसको हार्ट अटैक बहुत ईजीली होता है। कोई भी बात ऐसी सुन ली, कोई टेंशन आ गई, सर पे आ गई, चौक, हार्ट गया। एक हमारे ही दोस्त थे, उनके एक बहनोई थे, उनका इंतकाल इस तरह हुआ, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, ड्राइवर भी बच गया, कुछ भी नहीं, बस गाड़ी को आके लगा, जी वैगन ओके, इंतकाल हो गया, स्ट्रेस पे उनका हार्ट। और उनको डॉक्टर ने बोला था, भाई आपके हार्ट बात पे आपकी हार्ट रेट ऊपर हो जाती है, पल्पिटेशन बहुत हो रही है, आप ख्याल रखो। नहीं किया उन्होंने, और रिजल्ट भुगत लिया। कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, वो गाड़ी अगेंड में रुक गई और उनका अटैक आ गया। इतनी तेज़ गाड़ी आ रही है, मैं तो गया, जी वैगन में तो कुछ भी नहीं हुआ उसको, यूएस के अंदर। और इतनी सी छोटी सी चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़, स्ट्रेस, सिस्टमेटिक स्ट्रेस को इम्प्रूव करना है आपने। अगेन, लाइफस्टाइल, द मेन थिंग इज़ लाइफस्टाइल। दूसरी चीज़, जब आप उसको ट्रेन करेंगे हार्ट हेल्थ को, लाजम छोटी सी चीज़ ऐसी करें, जैसे आप, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा स्वेट हो, कुछ ना कुछ मेहनत वाला काम करें। कंफर्ट जोन से थोड़ा नहीं हो रहा एक्सरसाइज, नहीं करें यार। ज़रूरी नहीं है कि हम पागल होंगे, हम आपको पागल लग रहे होंगे एक्सरसाइज करो बोल रहे, नहीं, घर के काम कर लो यार। फिजिकल कोई भी घर का काम कर लो, सही बात है, मतलब मूव करो। जस्ट इमेजिन, हमारे घर पे जो मासियाँ आती हैं कितनी फिट हैं, बिल्कुल, उनकी मोबिलिटी इतनी खतरनाक होती है ना कि मैं इंस्पायर हो जाता हूँ देख के, कि वो जिस तरह स्क्वाटिंग में झाड़ू जब दे रही होती है, स्क्वाट और झाड़ू साथ में, मोबिलिटी भी है। और फिर वो घर पे भी काम करती है हाँ, अपने जाके, ऐसे क्यों? वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार रही है। हाँ। ठीक है, फाइनेंशियली नहीं है अच्छी, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका बहुत अच्छा है। सिस्टमैटिक स्ट्रेस नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है महंगे डॉक्टर्स की, उसको ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टर्म पे डॉक्टर्स की। वो बड़ा अच्छा लाइफ का, हम लोग सोचते हैं यार एज हो गई है, इस डॉक्टर के पास जाना है, उस डॉक्टर की इतनी फीस, वो तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती, सही बात, और उस ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। ऑटोमेटिकली प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम हो रहा है उसकी। अब सोचे ना, आपके सामने एग्जाम्पल घूम रही है, हर किसी के घर में घूम रही है, क्या हुआ है? काम ही कर, वो जिम नहीं जा रही भाई, वो रनिंग भी नहीं कर रही, सुबह कार्डियो भी नहीं कर रही, सही कह रहे हैं, लेकिन काम कर रही है, फिजिकल एक्टिविटी कर रही है। तो आप भी करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ढूंढें। कुछ नहीं है, गार्डनिंग करना शुरू कर दें। लोगों का शौक होता है, आपका पता भी लगेगा कहाँ टाइम गुजर गया। नहीं आए जिम, नहीं जाए पार्क में वॉक करने, कुछ भी नहीं, घर की सफाइयाँ शुरू कर दें। कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम कर दें जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, थोड़ा थकन हो, थोड़ा पसीना आए, और इससे आपका जो मेंटल वर्क है वो खुद ब खुद इम्प्रूव होगा। कॉग्निटिव एबिलिटीज। जो मेरा जो एक क्लाइंट है जिसकी मैंने बात की, जो बैरिस्टर है, वो प्रोफेशनल एथलीट इसलिए हुआ कि उसने बोला यार ये बहुत स्ट्रेस वाला है मुझे पढ़ना, मैं यूके में पढ़ा हूँ, मुझे स्ट्रेस होता है। मैंने बोला यार पेपर हो रहे हैं, छोड़ दो, मैं वर्कआउट नहीं भेज रहा। कह रहा है यार भाई ज़रूरी है मेरे लिए, अगर मैं 1 घंटा जिम नहीं जाऊँगा ना, पढ़ा नहीं जाएगा मुझसे। इस चक्कर में वो प्रोफेशनल हो गया। उसको समझ आया है कि ये इतनी काम की चीज़ है कि मैं प्रोफेशनल होता जा रहा हूँ इससे, मैं अपनी फील्ड में एक्सीलेंस कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। तो उसका जो पहला गोल ये नहीं था कि मैंने बॉडी बनानी है या मैंने फिट होना है, तो बाय प्रोडक्ट गोल था मुझे मेंटल स्ट्रेस कम करना है, जिससे हो रहा था। और जस्ट इमेजिन, उसने उस मेंटल स्ट्रेस से करके वो लॉयर भी हो गया, बैरिस्टर भी हो गया, और अभी वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, लाइक विद बिग नेम्स इन पाकिस्तान। और कह रहा है यार इसकी वजह से हो गया मैं, और इस यही करते करते वो प्रोफेशनल एथलीट भी हो गया, इंटरनेशनल हमारा पाकिस्तान का एक एथलीट बन गया, वो मेडल लेकर आ रहा है पाकिस्तान के लिए। तो जस्ट इमेजिन, ये दोनों ईजिली हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। एक बंदा जो 9 to 5 भी नहीं है, लॉयर का तो बहुत ही मुश्किल काम होता है,
उसको तो रोज़ नए केसेस लड़ने हैं, रोज़ रात को तैयारी करनी है, सुबह 8 बजे प्रेजेंट करना है, बड़ा मुश्किल सीन। और वो जब वो भी लाइफस्टाइल को कैरी कर सकता है, उसका प्रोफेशन नहीं है और उस लेवल पे फिजिक अचीव कर सकता है, तो हर बंदा कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। 30 मिनट निकालना यार, लिटरली लोगों का अगर स्क्रीन टाइम आप देख लो ना, सही बात है, वो बहुत ज़्यादा है, वो तो इतना ज़्यादा है और accumulate करोगे। टाइम ही नहीं है, घर के काम करने का टाइम नहीं है, घर पे टाइम देने का टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। अरे भाई मोबाइल में तो बैठा हुआ 6 घंटे, अपने लिए टाइम कैसे नहीं है? अपने लिए टाइम 30 मिनट भी नहीं दे रहा है, सही बात है। कैसे इंप्रूव होंगी चीज़ें? अच्छा, इसको कंक्लूड करते हैं। हमारी कॉन्वर्सेशन बड़ी ज़बरदस्त गई, बड़ी क्वालिटी की है, क्योंकि चीज़ें निकलती रहेंगी तो मेरे ख्याल से हमें दिन लग जाएंगे। तो और ये चीज़ें वो हैं जो नॉन स्टॉपेबल हैं और चीज़ें आती रहेंगी, सामने निकलती रहेंगी डेफिनेटली। और मैं अक्सर जो कोचेस से पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि इवन इफ़ वी हैव न्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट, तो आई कॉल देम अगेन एंड अगेन कि यार हम बात करें और चीज़ों पर बात करें। बहुत दफ़ा एक पॉडकास्ट से निकल के कुछ फीडबैक आता है तो होता है कि हाँ यार इस केस पे ज़्यादा बात करनी चाहिए, और वो फिर ऑडियंस के फीडबैक से पता चलता है। तो डेफिनेटली वील अरेंज सम मोर कॉन्वर्सेशन इन द कमिंग मंथ्स और वीक्स। इसको कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करने के लिए आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग जो कि बहुत ज़्यादा आजकल इन वोक चल रही है कि लोगों ने ना पहले फिटनेस कोचिंग को वैसे ही बड़ा डिमीन करते थे, जबकि यूट्यूब और गूगल था, उसके बावजूद भी डिमीन होता था। अब चैट जीपीटी के आने से, एआई के आने से और डिमीन हो गया। लेकिन मैंने खुद नोट किया है, मेरे खुद भी फिटनेस कोचिंग के क्लाइंट्स इंप्रूव हुए हैं, मतलब बढ़े हैं, और काफ़ी अच्छा सारे कोचेस का बिजनेस बढ़ा है। लेकिन जो एक नॉर्मल परसेप्शन है वो ये है कि यार एआई तो है, हम आपको क्यों पे करें, एआई तो हम एक कोच को क्यों हायर करें। व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर दोज पीपल? ठीक है, एआई है, आप हेल्प लें, काम करें। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। द बेस्ट प्रोफेशनल एथलीट इन एनी इंडस्ट्री, एनी स्पोर्ट, किसी को भी देख लो, दे हैव कोच। He is number 1 in the world, like Ronaldo, like Phil Heath, like आप Dwayne Johnson, आप किसी में भी देख लो, किसी भी स्पोर्ट्स में देख लो, ऐसे बाबर आजम, कोहली, they have coaches, man. वो एक्सपर्ट हैं अपने चीज़ों से, बट उसके बावजूद they have coaches. क्यों? सबसे पहले तो एआई मैं कोचिंग करता हूँ, आई नीड कोचेस। सही बात। जो मेरे कोचेस हैं, जब वो खुद कर रहे होते हैं तो वो भी कोच लेते हैं, जबकि वो इतने एक्सपर्ट हैं, इतने क्वालिफाइड हैं, दे चार्ज लाइक $2,400 फॉर 1 आवर कॉल, और अपने सर पे एक बंदे को बिठाते हैं कि भाई मुझे देखते रहो। मैं भी रखता हूँ, हर बंदा। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी। तो और अगर ऐसा है कि यू डोंट नीड कोचेस, तो फिर आप किसी भी इंडस्ट्री में, चैट जीपीटी को आए हुए मेरे ख्याल से 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, आप क्यों एक्सेलेंस नहीं कर रहे? अपनी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री को छोड़ दो, आप जो काम अपना प्रोफेशनली कर रहे हो, आप एक्सेलेंस क्यों नहीं कर रहे? आपके पास तो है। और दूसरी चीज़ अकाउंटेबिलिटी और एग्जीक्यूशन, ये बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी कोच आपको ये गारंटी करवाता है कि आप एग्जीक्यूशन सही से कर रहे हो, और दूसरा अकाउंटेबिलिटी। एलेक्स हॉर्मोजी का कहना है कि आई प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग इन फ्री। पूरे कोर्सेज, पूरे उसके सेशंस पड़े हैं, आप फ्री जाके ले सकते हो, लेकिन फिर भी पीपल पे देम फॉर द एग्जीक्यूशन। गैरी वी भी यही कहता है। और दूसरी बात ये कि भाई सिंपल सी बात है कि आप किसी एआई को भी हायर कर लो, काम बॉडी पे आपको ही करना है, एआई ने नहीं करना। बीइंग अ कोच हम भी नहीं कर सकते आपकी बॉडी पे काम, बीइंग अ मेरा कोच वो भी नहीं बॉडी पे काम। मतलब मेरा ख्याल से अगर कोई इनोवेशन फिटनेस इंडस्ट्री में आ सकती है ना, तो वो मेरा ख्याल से सिर्फ ये होगी कि कोई ऐसा मैकेनिज्म आ जाए कि मैं बोलूँ कि यार रबनवाज, मैंने ना ये मेरा क्लोन है, इस पर काम कर ले तुम, मेरी बॉडी बन जाएगी। हो सकता है ऐसी इनोवेशन आए तो शायद चीज़ें हो जाए। दे आर वर्किंग ऑन दिस थिंग। मैं टेक्निकली एक बात करूंगा, लाइक मेरी रात टोनी यूथ से जो बात हो रही थी लास्ट उसमें, दे आर वर्किंग ऑन द मायोस्टेटिन इनहिबिटर्स। ओके, क्योंकि मायोस्टेटिन जिनके अंदर कम होता है, वो बहुत अच्छा मसल ग्रो कर जाता है। जो काउज होती है, बड़ी काउज होती हैं, तो उस पर अगर वो चीज़ आ गई तो वो आपको कुछ चीज़ें इंप्रूव कर देगी, या आपको इस तरह के पेप्टाइड्स आ गए जो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन इंटरवेंशंस तो आप नहीं वो कर सकते ना। इट टुक टाइम, लाइक अभी बहुत टाइम चाहिए, लाइक उसमें बहुत लोग मरेंगे, अभी बहुत लोगों को लगेगी। अगर आप पहले मरना चाहते हैं वो लगा के, तो मोस्ट वेलकम, हम चाहेंगे आप हमारे लिए मरे, हमें पता लगे। जिस तरह एक रिच पे आना था, वो कहता था मैं ये मैक्सिमम चीज़ों पे जाऊँगा, मुझे पता है मैं 2 साल में मर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था क्या माइंडसेट था उसका, बट मर गया। उसने बोला मुझे पता है मैं 50 साल तक नहीं जीऊँगा, मर भी गया हूँ, लेकिन मैं ये बता के मरूंगा मैक्सिमम ये, यहाँ मर जाओगे, वो बता के मर गया। तो अगर आप भी हैं इस तरह के, अगर आप कुछ फॉरेन शॉर्टकट है और अगर वो 10, 15, 20, 25 साल में आ जाती है और हमारे लिए एग्जाम्पल बनना चाहते हैं शॉर्टकट लेके, तो मोस्ट वेलकम। मैं नहीं करूँगा ये काम भाई, मैं इस तरह कर सकता हूँ, बड़ा अच्छी लाइफ है। सही बात। मैं इस चीज़ को नहीं, ना मैं किसी को रिकमेंड करूँगा अपने जानने वाले को। सही बात है। आप करना चाहेंगे, थैंक यू, मेरे लिए एग्जाम्पल बन जाएगी, बहुत अच्छा है।
थैंक यू रब नवाज यार, इट्स बिन अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। मैंने काफ़ी सारे फिटनेस कोचेस के साथ की है, बट इट्स वन ऑफ अ काइंड, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेरा ख्याल से डिग डीप किया है, बॉडी बिल्डिंग से लेके नॉर्मल लोगों तक डिग डीप किया है। एंड आई वुड लाइक टू हैव मोर सच कॉन्वर्सेशन इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। बाकी आई वुड लाइक ऑडियंसेस टू हैव द कमेंट्स कि यार क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या फीडबैक रहा, व्हाट डू यू वांट अस टू टॉक मोर अबाउट, ताकि हमें पता चले कि यार पेन पॉइंट्स एक्चुअली हैं क्या। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दें मुझे और रब नवाज़ को। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।